दिनेश शर्मा जी क्यों नहीं चुनाव लड़ते थे? जहाँ पर कब वहाँ पर हम कहा महापौर का लड़ने कहा गया, आप कहते हो नहीं लड़ा तो उप मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। नेता सदन भी रहा मैं। राजनाथ सिंह जी ने भी लई अचना खा के मोटरसाइकिल चला के छात्र आदि से बहुत काम किया है। अटल जी के हनुमान, अटल जी का हनुमान मत बोले मुझे। अटल जी तो मेरे श्रेष्ठ है, मेरे भगवान तुल्य है, प्रभु तुल्य है। किसी और के लिए अध्यक्ष की सिफारिश मुझे नहीं पता था, मैं पॉलिटिक्स में इतना मैच्योर्ड नहीं था। युवा मोर्चे की गठन हो रहा था, मैं गया तो उन्होंने मुझे भगा दिया। और दूसरे दिन आदरणीय कलराज मिश्र जी ने मुझे घोषित कर दिया। उन्होंने छोटी सी चीज कही थी कि आप कार्यक्रम में जा रहे हो, बैठक में जा रहे हो, तो आप उससे पहले लघु शंका करो। बस्ती था मेरा कार्यक्रम, मंच में बैठा दिया। मैं किससे कहूँ कि मुझे लघु शंका के लिए जाना है, क्या करना है। अब मैं मंच पे बैठा, जहाँ कुछ बोलूँ तहाँ लोग पानी पिलाते। आज एक वो भारत है जिसका प्रधानमंत्री आज चुनौती देता है तो विश्व की महाशक्तियां आज अचंभित हो जाती है। धमकी में नहीं आने वाला भारत है। मेरे पुराने संपादक मेरे आदरणीय, उनके साथ भी आप उनके क्लासमेट रहे। जिनका बात किया उन्होंने मेरा नाम पत्रकार थे लिख दिया था छात्र राजनीति का चाणक्य। एक प्रत्याशी ने मुझसे कहा यहाँ पर कितना खर्च हुआ? मैंने कहा मेरा तो 2, 2.5, 3 लाख रुपए होगा। अरे मेरा तो कई करोड़ों। अटल जी ने कहा था कि वो दिनेश शर्मा जी को जिता दो तो मेरा जो कुर्ता जी था पैजामा भी पूरा हो जाएगा। ऊपर संसद में कहा उन्होंने ये कुर्ता है और नीचे नगर निगम जो है ये पैजामा। उस दिन पैजामा पहने थे। जहाँ जाता था तो लोग अरे साहब आप तो अटल जी के पैजामा है। अच्छा, ये नकल वाला आपको कल्याण सिंह ने भी समझाया, और ये टिप्स आपने योगी सरकार को क्यों? पेपर लीक, पेपर लीक हुए और क्या बात करते हैं। 5 साल 2017 से 22 तक एक पेपर बता दो लीक हुआ। क्या बात करते हैं आपका? नकल माफियाओं का बहुत लंबा विरोध मेरा हुआ है। 1 रुपए खर्च नहीं किया, दुनिया शोध कर रही है। 30,000 करोड़ रुपए का अवैध नकल का कारोबार था, आपने वो कारोबार रोक दिया। मेरा सवाल पीटीए को लेकर के था। कौन सा पीटीए है जिसमें पूजा पाल प्रताड़ित होती है? लोगों को पीड़ित करने वाला पीटीए है। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रही है। आप क्या समझते हो? ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनको गर्व करना चाहिए था इस हिंदुस्तान पर। ऐसा नकारा विपक्ष, ऐसा नकारात्मक सोच वाला विपक्ष पहले कभी देखा गया? आज एसआईआर का मुद्दा क्या है? 13 बार एसआईआर कांग्रेस के शासन में हुआ। ईवीएम अप्लाई 18% वोट बीजेपी के आपके समय बढ़े। अटल जी जब पहली बार लखनऊ से चुनाव लड़े और जब आखिरी बार चुनाव, पोस्टर बैनर लगाने का काम एक छात्र के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में और फिर उनके सहयोगी नेता के रूप में। मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरे विचार हमेशा से अटल में रहे। ये मंगलवार वाला सहयोग, आप लोग मंगलवार के मुझे राज्यसभा में जब पहली बार पहुंचा तो भी मंगल ही था। महापौर 2 बार मंगल था। नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। और कहते हैं खासतौर पर हनुमान जी की धरती है, लखनपुरी है, और यहाँ पर हम कहते हैं ना कि मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय भगवान। और उसी तरीके से एक और मंगलवार को जन्मे हुए, मंगलवार को ही उनका मंगल होता है। और अटल जी के हनुमान ऐसे डॉक्टर दिनेश शर्मा, राज्यसभा के सांसद, स्वागत है आपका ब्रेकिंग ट्यूब में सर। जिस तरीके से मैंने अटल जी का हनुमान मत बोले मुझे। अटल जी तो मेरे श्रेष्ठ है, मेरे भगवान तुल्य है, प्रभु तुल्य है। और हनुमान जी तो बहुत अपरंपार शक्ति के प्रतीक है। आपको उनके समीप कहाँ जा सकते हैं? हनुमान जी का स्मरण हो सकता है, हनुमान जी का आराधन हो सकता है, लेकिन हनुमान जी का स्वरूप नहीं हो सकता है। वो आजकल हम लोग राजनीति में सुनते हैं ना, वो चिराग पासवान कहते हैं कि मोदी जी के हनुमान है। मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि अटल जी जब पहली बार लखनऊ से चुनाव लड़े और जब आखिरी बार चुनाव लड़े, हर दौर में चुनाव के संचालन का काम, पोस्टर बैनर लगाने का काम एक छात्र के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में और फिर उनके सहयोगी नेता के रूप में। देखिए, अटल जी मेरे पिता तुल्य थे। और छोटेपन से, शायद मैं बहुत छोटेपन से मैंने अटल जी को देखा है, उनको खाना खिलाया, उनके साथ में हंसी मजाक जैसे होता ना, बच्चा बचपनापन, नटखटापन किया। तो अटल जी मेरे लिए एक कभी होता था तो कभी एक कवि के रूप में दिखते थे, तो कभी एक नेता के रूप में दिखते थे, कभी अभिभावक के रूप में दिखते थे, कभी एक राजनेता के रूप में दिखते थे, कभी एक विचारक के रूप में दिखते थे। व्यक्ति एक और रूप अनेक। इसलिए अटल जी को मैं किस रूप में पसंद करता था आज भी मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर, मेरी आत्मा, मेरे विचार हमेशा से अटल में रहे। उसका कारण था कि वो एक प्रेरणा के पुंज थे और उनके हर कृत्य में छोटा सा कार्यकर्ता भी कुछ कह रहा बुला के सुनते थे। सुनने की शक्ति जो
अटल जी में थी, और देर तक सुनने के बाद एक वाक्य में जो जवाब देने की शक्ति अटल में थी, वो मैं समझता हूँ अभी मैंने दूसरा कोई नहीं देखा वैसा। पर आपके लिए तो यादों का एक पूरा पुलिंदा होगा, और उसकी वजह यही है कि जब आप छोटे रहे होंगे तो अटल जी चुनाव हारते थे यहाँ से, फिर एक दौर आया जब चुनाव वो जीतने लगे लगातार, और लगातार यहाँ का प्रतिनिधित्व किया। मैंने जीतने वाले अटल जी की स्मृतियाँ को सजोया है। हर बहुत पहले थे तो उस समय मैं उतना शायद मैच्योर परिपक्व नहीं था, लेकिन इस चुनाव में क्योंकि मैं युवा मोर्चा की राजनीति से आया था और युवाओं का संग्रह मेरे पास बहुत अच्छा था। अब देखो, जो मेरे समय की टीम थी, आज आदरणीय रमेश पोखरियाल जी, तीरथ सिंह रावत, दो मुख्यमंत्री बने, धामी जी तो खैर जूनियर में से जूनियर भी थे, लेकिन मेरे साथ काम किया उन्होंने भी। और बहुत सारे ऐसे यहाँ पर आप डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को देखिए, एक तेजस्वी रूप में है, स्वतंत्र देव जी, दयाशंकर, संतोष सिंह, तो सब आपकी टीम में बहुत सारे लोग, अजीत सिंह, संदीप, रविंद्र पुंडीर, मैं किसका नाम लूँ, बहुत बड़ी जिसका छोड़ देंगे वो नाराज हो जाएगा। जी जी जी। तो बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, और बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ भी काम किया है। और आनंद केवल इसका है कि मैं बीजेपी का एक कार्यकर्ता स्वरूप मेरा हमेशा बना रहा, और मैंने विभिन्न चरण देखे हैं इस पार्टी के उतार चढ़ाव। एक चरण वो भी देखा है कि हम लोग निकलते थे, मुझे याद है एक बार तो पिताजी लठ लेकर निकले थे, लोगों ने कह दिया कि जनसंघ का, छोटा था मैं, 8-9 साल का रहा होगा, कहा कि यहाँ पर चौराहा है आगे पे, माइक नहीं लगे, तब माइक लगा के रिक्शे पे माइक लगा के होता था, और जहाँ कार्यालय खोलते तो वहाँ माइक लगता था, और लोग अपना अपना प्रचार करते थे बोल बोल के। उनका कि जनसंघ का नहीं लगेगा, उनका बड़ा सा दीपक लगवाया, झंडा ऊंचा सा लगवाया। जब कार्यालय खोलने लगे तो कांग्रेस के लोग थे, दबंग थे, तो पता चला दौड़ा दौड़ा व्यक्ति आया जिसने महावीर संभवतः नाम था, तो कहा कि पाधाजी चल, पिताजी को पाधाजी कहते थे। वो लोग लाठियां लेकर आ गए, तो उनका कितने झंडे अपने लगे, उन्होंने कहा कि 8-9 लगे होंगे। सब पहुंचे उधर से, और हम लोग रोते रोते कि गुस्से में निकले थे, क्या होगा, आज लड़ाई झगड़ा हो जाएगा कुछ। निश्चित रूप में। लेकिन उनका सम्मान विपक्ष भी करता था। चले लठ, और कार्यालय जनसंघ का खुला, तो पहला कार्यालय खुला। हाँ, फिर पिताजी ने क्या किया, एक चलती चलाती जो कारखाना था वो बेच दिया, और उससे 2 कार लाए, एक काली एक सफ़ेद, USS 7793 पार्टी कार्यालय को आदरणीय राम प्रकाश जी और वो लोग चलेंगे, एक कार माननीय कल्याण सिंह जी को। और पहला संसाधन मतलब पार्टी को आपके परिवार से वो खाना भी पिताजी की तरफ से जाता था, राशन पानी, और बहुत वर्षों गया है। बाद में उधर से माननीय टंडन जी के वहाँ से भी आने लगा। कभी गोपाल जी लैया चना लिए खड़े होते थे टंडन जी की फेट से, और कभी मैं अपनी एम्बेसडर से खड़ा होता था, जाके बोरियों में लेके राशन पानी जाते थे। शाम को सब लोग बैठते थे ज़मीन पे, तब भंडारी जी, राम प्रकाश जी, गंगा बख्श सिंह जी, माधव बाबू, कल्याण सिंह जी, कलराज मिश्र जी, सारे लोग, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, सब ज़मीन पे बैठ के होती थी। और आदरणीय भंडारी जी आ जाते थे तो सब जैसे लगता था छोटे बालक की तरह। इतने बड़े बड़े नेता जिनका मैं नाम ले रहा हूँ डर जाते थे कि प्रतित्व भाव के लोग आए, एकदम शांत बैठ जाते थे। वो डांटते थे सबको तो सब सर झुका कर सुनते थे। इतना अनुशासन की पराकाष्ठा देखी मैंने। और जब मैं अध्यक्ष बना युवा मोर्चे का तो पहले तो मुझे भगा दिया था, मैंने किसी की सिफारिश करने गया था, और दूसरे दिन मुझे ही घोषित कर दिया गया। किसी और के लिए अध्यक्ष की सिफारिश मुझे नहीं पता था, मैं पॉलिटिक्स में इतना मैच्योर्ड नहीं था। हालांकि मैं मंडल का उपाध्यक्ष रहा, मध्य मंडल का, वार्ड में रहा, नगर की कार्यकारिणी में भी रहा, लेकिन एक बहुत ज़्यादा उस तरीके से रम नहीं गया था। तो मैं युवा मोर्चे की किसी का गठन हो रहा तब मैं गया तो उन्होंने मुझे भगा दिया था, और दूसरे दिन आदरणीय कलराज मिश्र जी ने मुझे ही घोषित कर दिया। तो पता चला भंडारी जी ने मेरे लिए कह दिया, और कल्याण सिंह जी ने, सब लोग हो गया। बुलाया मुझे, कहा क्यों डांटा था, तुम अनुशासन में रहना सीखो, आप बैठक के बीच में बगैर नॉक किए, बगैर अनुमति के नहीं आ सकते, और ये अब तुम अध्यक्ष बने हो, ये पालन तुम सब में करना। फिर जब मैं अध्यक्ष बना तो वही कड़कपन था मेरा, कि मजाल नहीं कि मेरा बैठक चल रहा तो कोई बड़े बड़े नेता थे, नहीं
सब समय से सब लोग आते थे। और होता क्या था कि उन्होंने पहले मुझे बताया कि आप कैसे अटैची लगाओगे, आदरणीय भंडारी जी ने, कि आप अटैची, उस समय ये आज तो बिजली आप मोदी जी के बदौलत 24 घंटे देख रहे हो, तब तो 2-3-4 घंटे बिजली आते बहुत होता। अटैची में एक टॉर्च रखो, बनियान और ये सब ऊपर रखो, क्या क्या चीज़ रखना चाहिए कि जगह में आए तो थोड़ा ड्राई फ्रूट्स को रख लो, पानी का भी आप अपने पास में रखो, सारा चीज़ लगा के अटैची बता के। और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप जब चाहो तो नोट बना के जाओ, बोलना क्या है भाषण, बुलेट पॉइंट्स, प्रेस में क्या बोलना उसके अलग पॉइंट्स, कैसे आप व्यवहार करोगे, कैसे आप भाषण दोगे, कैसे कार्यकर्ताओं से मिलोगे, जहाँ ठहरोगे तो किसी कार्यकर्ता के घर ठहरोगे, कार्यकर्ता के वहाँ जो बना होगा उसको ही खाना है। बहुत सारे एकदम उन्होंने देकर जब बोला तो ट्रेनिंग में, और जाने से पहले उन्होंने बहुत छोटी बात कही। आजकल हम लोग जब होते हैं तो मेरे साथ मेरे एक पुराने युवा मोर्चे के सहयोगी हैं, वो कहेंगे क्या भंडारी जी का आदेश का पालन हो रहा है। उन्होंने छोटी सी चीज़ कही थी कि आप कार्यक्रम में जा रहे हो, बैठक में जा रहे हो, तो आप उसके पहले लघु शंका करो, तो बैठक में असामान्य न रहो। अब ये छोटी सी बात मैंने कही, कौन सी बात बता दी, इसके लिए उन्होंने आधा घंटा मुझे कहा। लेकिन मैं गया, जब बस्ती था मेरा कार्यक्रम, विजय सेन सिंह जी ने रख रखा था, और मुझे आइडिया नहीं था कि क्या होगा। 100 किलोमीटर पहले ही मेरा रास्ते में सौगात शुरू हो गया। अब मैं उनका आदेश का पालन नहीं कर पाया, तो मैं लखनऊ से चला तो मैं वो भूल गया। और जब मैं आगे पहुंचा तो पता चला लोग जिंदाबाद जिंदाबाद माला माला लगाते लगाते तब तक शहर पहुंच गए हम लोग। फिर 1.5 घंटा बीत गया। शहर पहुंचते उन्होंने जीप में खड़ा करके मेरी शोभा यात्रा निकाल दी, और निकालते निकालते जहाँ मेरी सभा थी वो गांव के अंचल में थी, चारों तरफ कुछ था ही नहीं, केवल मेरा मंच था, तो कोई ब्रेक नहीं था, कुछ नहीं। अब मुझे मंच में बैठा दिया, मैं किससे कहूँ कि मुझे लघु शंका के लिए जाना है, क्या करना है। अब मैं मंच पे बैठा, जहाँ कुछ बोलूँ तहाँ लोग पानी पिला दें। अब मुझे याद आया आदरणीय भंडारी जी ने छोटी सी चीज़ कही थी कि मंच में जाओ, सभा में जाओ तो अपने को असहज नहीं रखो, ये एक शिक्षा थी। और तब मैं जब वहाँ से लौटा तो उनकी एक ही चीज़, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। अब कहाँ क्या हो तो मुझे याद आया भंडारी जी ने कहा था कि टॉर्च रख लेना, अटैची में टॉर्च निकाला। कहा कि एक दिन के लिए कार्यक्रम में जाओ तो 2 जोड़ी कपड़े रख के जाओ, क्या पता आपको रुकना पड़ जाए। तो बड़े लोगों की बड़ी बातें होती थी। तो आज की ये ट्रेनिंग मुझे लगता है तंत्र से ही गायब हो गई। कोई पार्टी किसी की बात नहीं, बीजेपी में प्रशिक्षण शिविर लगते हैं। और अब क्योंकि उस समय की राजनीति और आज की राजनीति पे, आज तो आप कहीं से जाके 2 घंटे 37 दिन तक गाड़ी पे रहता था, एक जिले से दूसरे जिला, दूसरे जिले तीसरे जिला, सड़क पे गाड़ी उछलती थी। फिर नीचे जब होता था रात को लगता था कि कमर अब बिल्कुल जवाब दे गई। लैया चना सत्तू रख के चलते, गाड़ियाँ भी इतनी कंफर्टेबल नहीं थी, सत्तू रख के चलते थे कि आगे जाएंगे तो यही खा के वो हो जाएगा। भाजपा का संगठन, भाजपा के कार्यकर्ताओं के कारण, उनके त्याग के कारण, और अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों की तपस्या के कारण आज है। और मैं कह सकता हूँ कि वो जो बीज रोपण होता है, उस संघ की शाखाओं से जो बीज रोपण लोगों का होता है, और उससे जो एक तपस्वी कार्यकर्ता निकलते हैं, वो भाजपा का एक आधार बेस तैयार करते हैं। तो वो कारण है जिसके नाते जो है आज इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया। बहुत सारे कारण मिलके होते हैं। तो मैं देखिए, एक अटल जी का चमत्कारिक आया नेतृत्व। तो अटल जी कौन थे? स्वयंसेवक थे, शाखा वाले थे, संघ की गाने वाले थे। फिर मोदी जी से प्रादुर्भाव कौन थे? स्वयंसेवक थे, प्रचारक थे। तो इन सब की वजह से आज जो मोदी में भारत है, आज एक वो भारत है जिसका प्रधानमंत्री आज चुनौती देता है तो विश्व की महाशक्तियां आज अचंभित हो जाती है। धमकी में नहीं आने वाला भारत है। वो क्या था ना कि लटका झटका टाइप का सिर लगा हुआ था अशोक की लाट में, जब मैं संसद में शपथ लेने पहुंचा था, यूं लटका हुआ सिर था। बाद में वहाँ हंगामा हो गया। मैंने पूछा क्या है हंगामा है, क्या हंगामा है? तो पता चला कि वो दौड़ता हुआ शेर की फोटो मोदी जी ने लगा दी, कांग्रेस के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हम कहा मोदी जी का जमाना है, इसमें चुनौती दी तो शेर अब लटका के नहीं बैठेगा, चिड़ियाघर का शेर नहीं है। अब ये शेर जो है, ये दहाड़ता हुआ शेर है, झपट्टा मार के आपको जवाब देना जानता है। तो मोदी जी ने भारत की जो शक्ति है,
उसमें इजाफा किया है, आर्थिक शक्ति में भी, सैन्य शक्ति में भी, मान सम्मान में भी, और अपनी वैदेशिक नीति में भी, वैचारिक नीति में भी, और अपने एक विराट विशाल नेतृत्व के माध्यम से भी मोदी जी ने आज वो दुनिया के विश्व नेता की अग्रणी पंक्ति में है। 3-4 साल से जो सर्वे आ रहे हैं उसमें वो नंबर 1 का नेता विश्व की एजेंसियां उनको चुन रही है। क्यों? क्योंकि उन्होंने किसी देश से मतभेद नहीं रखा है। पाकिस्तान को भी समय दिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक चीज कह दिया कि अगर हमको आपने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। अब ये गोली चलेगी आपकी तरफ से तो भारत की तरफ से सफेद रंग का कबूतर नहीं चलेगा। अब भारत से अगर आपने बम किया तो घर में घुसकर मारेंगे हम। ये संस्कृति उन्होंने जब की तो उन्होंने कहा हमको किसी दुनिया के ताकत से बात नहीं करनी है, ये हमारा उनका मसला है, हम जवाब देंगे। टैरिफ और ऑपरेशन सिंदूर वाले मामले पर तो अभी थोड़ा बाद में आऊँगा, पहले जरा मैं आपके राजनीतिक जीवन पर थोड़ा बात कर लूँ। एक सवाल और भी मन में आता है। तो जो बात आप कह रहे थे कि कार्यकर्ता कैसे काम करते थे, कैसे इस घर से संगठन का संचालन होता था, कैसे आप लोगों ने, आपके पिताजी ने संगठन को यहाँ पर उसका बीजारोपण किया, कैसे वो आज आगे बढ़ा, तो उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। लेकिन एक सवाल और भी लोगों के मन में आता है, और कई सारे लोग, हम लोग भी जब चर्चा करते हैं, मेरे एक पुराने संपादक थे मेरे आदरणीय, उनके साथ भी आप उनके क्लासमेट रहे, तो बहुत सारी कहानियाँ हम लोगों को सुनने को मिलती थी। एक चीज़ मेरे दिमाग में भी हमेशा कौतूहल रहा कि दिनेश जी ने चुनाव तो बहुत लोगों को लड़ाया छात्र संघ का। अच्छा, शुरू से राजनीति में थे, घर में एक तरीके का माहौल भी उस तरीके का, ठीक है आपके पिताजी सांसद, राज्यसभा, ये सब का उनको कभी वो नहीं रहा, लेकिन विचारधारा को लेकर के उनका जिनका बात किया उन्होंने मेरा नाम पत्रकार थे लिख दिया था छात्र राजनीति का चाणक्य। यहाँ जितने डिग्री कॉलेज थे सभी भी मैंने लड़ाया और सारा सब जीत गया, कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं हारा। जबकि उस समय हमारा जो विद्यार्थी परिषद था आज जो मजबूत स्थिति में है उसमें थोड़ी सी उस समय वो मजबूती के दौर में इसीलिए सवाल है कि दिनेश शर्मा जी क्यों नहीं चुनाव लड़ते थे, वो क्यों नहीं अध्यक्ष के उम्मीदवार थे, वो क्यों नहीं उपाध्यक्ष। मैं संगठन का व्यक्ति रहा हूँ। आदरणीय भंडारी जी ने भी एक बार मुझसे प्रश्न पूछा था, चाहते क्या हो। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था, तो मैंने कहा कि जहाँ पर कम वहाँ पर हम, जहाँ कमी होगी उसको पूरा करेंगे। और ये बात तब आई, हालांकि मुझे कुछ विधानसभा के चुनाव के लिए भी और एक अवसर था मेरे सामने, और लोकसभा के लिए भी एक अवसर था मेरे लिए। तो वो होता है जब पार्टी, पहले ये वाला जवाब दे दीजिए, वाला तो मुझे पूछना ही है आपसे। नहीं, लोकसभा और विधानसभा, तो जहाँ पर कम वहाँ पर हम कहा, और जहाँ पर कमी आई, जब महापौर का लड़ने कहा गया, आप कहते हो नहीं लड़ा तो नहीं, विधायक और सांसद से बड़ा, आपका मन नहीं बना, विधायक और सांसद से बड़ा चुनाव मुझे दिया गया। आपका मन नहीं बना छात्र संघ का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने में ज्यादा मन था। देखो, मैं विद्यार्थी परिषद का भी अध्यक्ष रहा हूँ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शिक्षण मंडल का, राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का, विद्या भारती का, सेवा भारती का, हिंदू जागरण मंच का, और विश्व संवाद केंद्र का, और अगर आप करो तो भौरव सेवा ट्रस्ट का, माधव सेवा आश्रम का, प्रकृति भारती का, मैं संघ की विभिन्न शाखाओं का पदाधिकारी होकर 3 बार युवा मोर्चे का अध्यक्ष, 2 बार प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और उसके बाद गुजरात ऐसे प्रदेश का प्रभारी, हरियाणा में पर्यवेक्षक के तौर पर, राजस्थान में पर्यवेक्षक, बहुत सारे दौर, संस्था महान पूरा भारत का भ्रमण, और उप मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। नेता सदन भी रहा मैं। एक चीज, तो आप ये कैसे कह सकते हो मुझे ही अवसर मिलता गया, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, आपकी अपने मन की मैं बात कह रहा हूँ। और इसीलिए मेरा सवाल ये है कि जैसे लोग ये कहते हैं कि दिनेश जी विचार आश्रम के व्यक्ति थे, मतलब विचार और सिद्धांत उनके परिवार से निकल के आए थे, इसलिए उसको बहुत फॉलो करते थे। तो कई बार विश्वविद्यालय में कई सारे गुटों में झगड़ा हो जाता था या माहौल ख़राब हो जाता था। आप उस दौर जानते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर, बनारस, प्रयागराज, तमाम सारे विश्वविद्यालयों में छात्र हिंसा भी बहुत होती थी। कट्टे बम जो है हॉस्टल्स में रखे जाते थे। यहाँ का भी चुनाव बड़ा विवादित रहता था, बड़े बड़े माफिया लगते थे उन चुनाव में, आप जानते हैं बैकग्राउंड। तो कहा था कि दिनेश जी उसमें मतलब कोई स्टैंड न ले लें, नाराज ना हो जाए, तो इससे पहले दिनेश जी को समझा बुझा करके वो लोग या कुछ वो कर करके वहाँ से किनारे करते थे, और फिर झगड़ा होता था। वो क्या अब छात्र तो छात्र होते हैं, लेकिन इतनी मेरी इज्जत कर रख देते थे, इसी से मैं होता था। बाद में हड़काई भी बहुत होती थी, और बहुत सारे लोगों को, एक बात तो मैं टीचर बनने के बाद नकल में मैंने 65 लोग एक विद्यालय से पकड़े, और जहाँ पे गए तो मेरे उससे पहले प्रिंसिपल पर अटैक करके उनका सर फोड़ दिया था उन लोगों ने।
कोई वहाँ पर जाने नहीं पाता था, जो भी इन्विजिलेटर होता था, जो फ्लाइंग स्क्वाड होता था, लेकिन मेरे सम्मान रखा। फिर दूसरे कॉलेज में गया, वहाँ भी शायद 57-58 लोग पकड़े। और बाद में था कि पढ़ाई होनी चाहिए, तो नकल का कारण ये है। फिर जब शिक्षा मंत्री बना तो उस विसंगति को दूर किया कि हमारा 120 दिन 180 दिन 220 दिन पढ़ाई हो। तो वो वाला एक्सपीरियंस काम किया आया है। हाँ, वो वाला हाँ। एक्सपीरियंस काम और आया। नकल आप कैसे कैसे होती हेलीकॉप्टर थी, लेके आप छापा डालने पहुंचते वो सारी विधाओं को मैंने समाप्त कर दिया कि नकल के कारण क्या है, कारण नकल का निवारण क्या है। 1 रुपये खर्च नहीं किया, दुनिया शोध कर रही है। अमेरिका के अखबारों में इस विषय को निकला था कि 1 अरब 30 करोड़ का बैलेंस बना था। और सीसीटीवी कैमरा भी उन लोगों ने लगाया जहाँ नकल के केंद्र हुआ करते थे, मैंने नहीं लगवाया। वॉइस रिकॉर्डिंग से उन्होंने अपना जो था बहुत सारे परीक्षा केंद्रों जिनको बनाना था, मैंने कहा जो जिनके वहाँ ये चीज़ होगी, सीसीटीवी कैमरा होगा, जिनके वहाँ वॉइस रिकॉर्डिंग होगी, जहाँ कंट्रोल रूम होगा, जहाँ 4 दीवारी होगी, जहाँ फर्नीचर का रेशियो ये होगा, जहाँ जनरेटर इन्वर्टर होगा, जहाँ हमारा सेक्टर इंचार्ज होगा, तो वो वहाँ पर हम देंगे। बाद में मैंने कहा सरकारी में पहला, अनुदानित में दूसरा और प्राइवेट को तीसरा प्रायोरिटी देंगे। अब सबने अपनी चिप से बनवा लिया, उसमें सरकार का 1 अरब 30 करोड़ बच गया और नकल भी नहीं हुई, एक को गिरफ्तार नहीं किया। अरे पर आपने तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बड़ी चोट मार दी। 30,000 करोड़ रुपए का अवैध नकल का कारोबार था, आपने वो कारोबार रोक दिया। सारे नेता अफसर आपको नकल माफियाओं की, अब उसको पीछे क्या कुछ कहते थे आपको पता है? नहीं कहना चाहूँगा, नकल माफियाओं का बहुत लंबा विरोध मेरा हुआ है कि मैं उस पद पे ना रहूं। मैं समझता हूँ शायद भगवान से भी प्रार्थना मनाते होंगे और कहीं और भी मनाते होंगे। बहुत तनाव में उस दौर पे रहा। 2 सांसदों ने तो आपने दिल्ली में शिकायत की, उनके खुद के कॉलेजेस थे बहुत सारे। नहीं, मैं ऐसा किसी का नाम लूँगा। 140 रिकमेंडेशन ऐसी थी जो अति महत्वपूर्ण, या तो जनप्रतिनिधि की थी या IAS अधिकारियों की थी। जब एक नियम आप लागू कर रहे हो तो नियम वही लागू होगा जो सही है। मेरा सगा भाई भी होगा तो उसके साथ में आप प्रायोरिटी नहीं दे सकते। नियम कड़ाई से लागू होगा तभी उस चीज़ की निवारण होगा। और मैंने जो बनाया था कि जो एक कमेटी बना दी थी, बजाय DS वो देगा, 17,000 से ऊपर होते थे। जब मैं गया फिर 7,000 परीक्षा केंद्र कुल बने। परीक्षा केंद्र ऑक्शन होते थे। और बाद में क्या करा रहा, पूरा पाठ्यक्रम बदल दिया। एक आवाज़ मेरे खिलाफ कहीं आपने देखी हो कि आज़ादी के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद का पाठ्यक्रम पूरा व्यावसायिक परक बना दिया गया और एक विपक्षी ने भी आपत्ति ना की हो, एक शिक्षाविदों ने भी आपत्ति ना की हो। 6 महीना खुद भी बैठा, पूरा पाठ्यक्रम बदला। जो शुल्क नियंत्रण अधिनियम कभी कभी छोटा उठता है, उसको लागू किया। 17 अपील मेरे खिलाफ हुई। आखिर में माननीय उच्चतम न्यायालय से उसको हरी झंडी मिली। उसके बाद मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल बनाया, खुद ड्राफ्ट किया मैंने, और कुछ अधिकारियों ने मेरा सहयोग किया। पहली बार बना, पहली बार संस्कृत बोर्ड को पूरा पुनर्गठित करा। जो अध्यापक नहीं थे वहाँ पहुँचा, जहाँ प्रिंसिपल नहीं थे कॉलेज वहाँ पहुँचा। तो पहली बार 27,000 से और बहुत सारी कई हजार नियुक्तियाँ हुई। एक पे कोई उंगली नहीं थी। मोबाइल पे उनकी, जहाँ पर उनकी पोस्टिंग है वहाँ पे उनके मोबाइल पे आ जाता था, यहाँ पे आपकी स्वतः से नियुक्ति हो गई। एक पॉलिसी ट्रांसफ़र की इतनी पारदर्शी थी कि मोबाइल पे आप अप्लाई करते थे, एक नियत समय था, उस नियत समय पे अप्लाई करते थे। 10 क्वेश्चन पूछता था, क्या आप क्या पति बाहर है, या पत्नी आपकी बाहर सरकारी नौकरी में है, क्या सैनिक है, क्या कोई गंभीर बीमारी, ऐसे 10 क्वेश्चन पूछते थे और हर के नंबर मिलते जाते थे। आखिर में अगर जिसका हाईएस्ट नंबर आ गया मोबाइल पे, उसी को वहाँ पे पोस्टिंग मिल जाती थी। जहाँ पे आपको डर नहीं लगता था, मतलब 2017 में आपको डर नहीं लगता था कि 2017 में आप मुख्यमंत्री पद के जो 4-5 दावेदार थे उसमें आप भी थे? ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी का चयन हुआ, आप उनके उप मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में आपने बीजेपी सरकार को आगे बढ़ाया, शिक्षा का दायित्व आपको दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ आप देखिए ना, कल्याण सिंह का दौर था जब नकल विरोधी अध्यादेश लेकर के आए, कितना एक मूवमेंट बन गई। मुलायम सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी घोषणा पत्र में लिख दिया कि ये अध्यादेश वापस ले लेंगे। ये खतरा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप 2022 में दोबारा ये नौबत आई तो कहा गया, और जो कथित तौर पर लोगों ने माहौल बनाया कि भाई दिनेश जी से कार्यकर्ता नाराज था, नेता नाराज था और इसीलिए उनको डिप्टी CM नहीं बनाया। कार्यकर्ता तो नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि
एक मैं ही था जो दिन में प्रतिदिन 500 से 700 लोगों से मैं मिलता था। जिसका आता है वो आता था। और इसको आप हटाना शब्द मेरे लिए नहीं प्रयोग करें। ये पद का परिवर्तन होता है। एक कार्यकर्ता को एक दायित्व से हटाकर दूसरा दायित्व दे दिया जाता है। मुझे दूसरा दायित्व दिया ना पार्टी ने। अगर मैं अक्षम होता, मेरे खिलाफ कोई शिकायत होती, तो मुझे दूसरा दायित्व थोड़ी मिलता है। और मैं समझता हूँ कि अच्छे के लिए पार्टी जो अच्छे और सक्षम लोगों को लाती है, समय समय पर उनका दूसरी तरह उपयोग करती है। हो सकता है मेरा दिल्ली में उपयोग रहा हो, इसलिए ले गए मुझे। आज मैं वहाँ आनंदित भाव में हूँ। और दूसरा आपने कहा दबाव, हाँ, मैं इसी की बात कर रहा हूँ क्योंकि दबाव। तीसरा चीज आपने कहा कि दावेदार। मैं कभी दावेदार किसी पद का नहीं रहा, कभी नहीं रहा। ये नोट करके देख लीजिएगा। और कोई नहीं कह सकता कि मैं किसी चीज का, और मुख्यमंत्री या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे मैं आना ही नहीं चाहता था। वास्तविकता ये थी, मैं संगठन का व्यक्ति था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था, गुजरात का प्रभारी था। और हाँ, ये बात सही, जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था उसमें एक सदस्य में भी था, जो कोर ग्रुप जो तय कर रहा था। रात भर हम लोगों ने तय किया। सुबह सौंप कर, जो संबंधित अधिकृत व्यक्ति थे उनको सूची सौंप कर, और मैं चला। अब ये अलग बात है कि किसी ने कहा मुझसे वहीं पर कि इसमें तो दिनेश शर्मा का नाम नहीं है। तो मतलब मैंने 22 कहा, की 22 से मैंने मंत्रिमंडल कहा, में? मैं 17 की बात बता रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि मैं उस दौड़ में था ही नहीं। आपने कहा दावेदार, तो मैं मंत्री के दावेदार में नहीं था, उप मुख्यमंत्री के या मुख्यमंत्री के दावेदार में कहीं था ही नहीं। लोग समझते हो तो ये मेरा विषय नहीं है, मैं अपने आप से नहीं था। और जब मुझे मैं वहाँ से दिल्ली से लौट कर आया, संभवतः 12 बजे के आसपास आया। इतना थका था कि रात भर जागा था, तो मैं सो गया। और 19 को शपथ ग्रहण था। 19 शपथ ग्रहण था, नहीं पहले, हाँ शायद 19 हाँ, को था। 19 को था। और मुझे 3:30 या 4 बजे, 3:30 बजे फोन आया आदरणीय रामलाल जी का, संगठन महामंत्री थे, कि आपको पहुंचना है। क्यों मैं जाऊंगा, वो तो विधायक की बैठक है। नहीं, आपको भी जाना है। तो मेरी श्रीमती ने जगाया जल्दी से कि आपको माननीय रामलाल जी का फोन आया है। उन्होंने कहा कि नहीं, आप जगा दीजिए उनको। तो उन्होंने कहा कि आपको आना है। मैंने कहा भाई साहब मुझे क्यों आना है, मैं तो विधायक हूँ नहीं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि आपको एक दायित्व निभाना है, उपनेता का, मतलब उप मुख्यमंत्री का दायित्व का निभाना है, और संगठन जो बोलता है वो आपको करना है। देखिए, उन्होंने काट दिया मेरे पास, क्योंकि गली में आप जहाँ देख रहे हो यहाँ कार तो खड़ी नहीं होती है। तो मैंने जल्दी से स्कूटर ली और किसी के साथ पीछे बैठकर मैं निकल कर गया। अच्छा, स्कूटर से आप गए वो विधायक दल की बैठक हाँ, में? तो क्योंकि 4 बजे पहुंचने के लिए कहा। अब रास्ते जाम, और रास्ता जाम, तो तब तक किसी ने मुझे स्कूटर जाते देखा, बोला अरे भाई साहब आपका नाम तो टीवी पे चल रहा है। मैं नहीं जानता तो उस व्यक्ति को, उसने मुझे जल्दी से कार पे बैठा लिया अपनी। फिर मैं कार से गया, और कार से जब पहुंचा तो मुझे भी ये सूचित किया गया कि मैं उप मुख्यमंत्री के रूप में रहूँगा। ये मेरा सौभाग्य था कि योगी जी ऐसा यशस्वी, मनस्वी और दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्ति के साथ मुझे काम करने को मिला। संगठन के रूप में मेरा सौभाग्य था आदरणीय कल्लाद जी से ऐसा संगठन करता। कल्याण सिंह कल्लाद जी का जो ट्यूनिंग, वो साक्षी के रूप में मैंने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में देखा। एक मुख्यमंत्री और एक प्रदेश अध्यक्ष का जो एक तारतम्य होता है किसी भी राजनीतिक दल के लिए, बीजेपी नहीं, वो आदर्श था वो समय। वो दौर देखा। कल्याण सिंह जी कहते थे कोई कल्लाद जी से पूछ लो, कल्याण सिंह जी से पूछ लो। मैं जब शिक्षा मंत्री बना, बहुत दिलचस्प चीज़ हुई मेरे साथ। मैं कल्याण सिंह जी को जैसे आदर्श कल्याण जी को मानता था, तो कल्याण जी के साथ साथ मैं कल्याण सिंह जी को भी अपना आदर्श मानता था। वो बहुत चाहते थे मुझे। तो मैं शपथ ग्रहण करने के बाद सबसे पहले कल्ला जी यहाँ थे नहीं, मैं कल्याण सिंह जी के घर पहुँचा। चाय तैयार करके रखा है। बोले आज मैंने तेरे लिए चाय बनाई, खुद से बनाई है। अच्छा, ये अभी माल एवेन्यू जब आप 17 की शपथ ली उसके बाद? तो उन्होंने मुझसे मुझे टिप्स दिए। शिक्षा मंत्री भी मेरे पास था। अब नकल का जो अभियान चला रहा था, तो उसमें मैंने उनके विधानसभा क्षेत्र के ऐसे लोग, मैं शिक्षक को नहीं पकड़ता था, विद्यार्थी को कोई पकड़ने के बाद जो नकल माफिया थे उन पर मेरा अंकुश था। वो मिस्टर ए की जगह बैठ कर मिस्टर बी करते थे, पेपर को आउट कर देते ऐसे लोग। तो मैंने STF भी लगा रखा था, वो भी लगा रखा था। ऐसे 65 लोग पकड़े गए। वो अलीगढ़ की मतलब उसी क्षेत्र के थे, और वो सारे के सारे लोग पहुंच गए। माननीय कल्याण सिंह जी राज्यपाल थे राजस्थान के। बाबूजी का फोन आया, दिनेश
क्या तुमने कुछ लोगों को FIR करा के कराया है किसी के खिलाफ? जी बाबूजी 65 लोगों के खिलाफ। क्यों? तो उन्होंने कहा बाबूजी आपका स्पीकर अगर ऑन हो तो मैं बता दूं। तो हाँ बिल्कुल स्पीकर ऑन करके ही बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा आप ही ने तो कहा था, इसीलिए मैंने इनको बंद करा दिया। अरे मैंने कहा था? हमने कहा हाँ। तो बोले कि क्या कर रहे थे ये लोग? हमने कहा बाबूजी ये लोग नकल करा रहे थे। मिस्टर ए की जगह बैठकर मिस्टर बी कॉपी कर रहा था और 1-1 लाख रुपए ऐसे आरोप थे और सॉल्वर की तरह, सॉल्वर की 50 लाख रुपए इनके पास से बरामद हुआ है। अच्छा ऐसा कर रहे थे? तो उन्होंने कहा आपके घर गया था मैं जब शिक्षा मंत्री बना था, तो आपने कहा था मुझसे एक बेटा कुछ करो ना करो इस प्रदेश से नकल का व्यवसाय को समाप्त कर दो। हाँ मैंने कहा था, कल्याण सिंह जी बोले। तो मैंने कहा बाबूजी उसी का तो पालन कर रहा था। बोले ठीक किया। अच्छा ये बताओ, ये लोग सुन रहे हैं मेरी बात को, ये बताओ तुमने कितनी धारा लगाई? हमने 8-9 शायद धाराएं थी, उनको बताया। तो उनका इसमें 3 धाराएं नहीं है। अच्छा और लगानी चाहिए। वो 3 और लगा दो, क्योंकि ऐसे लोग बख्शे नहीं जाने चाहिए। ये सिद्धांत कल्याण सिंह जी का था। और ये सब उनके कल्याण सिंह जी तय कर ले तो तय है, निश्चय कर ले तो निश्चय है। कल्याण जी संगठन में जो ना नेतागिरी कर रहा हो घर से निकाल कर ले आए, वो उनके उसमें बिल्कुल रम जाता था संगठन में। इसीलिए अभी वो बहुत भावुक हो गए थे। उनको थोड़ा भाषण के लिए किसी ने पर्ची दे दी तो मुड़े और उन्होंने कह दिया कि बताओ मेरे कल्याण सिंह जी से ऐसे रिश्ते कि कल्याण सिंह जो आप बात आपने कही कि मैं कहूँ तो तुम, अब उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इतना तो मैंने अपने कान से सुना है। उन्होंने कहा भाजपा के बारे में लोग कह रहे थे, उन्होंने कहा जब कलराज होगा वहां कल्याण होगा। हाँ ये भी कहा। जब कलराज होगा यानी कलराज मतलब कलराज शासन भी हो सकता है, कलराज मतलब कलराज भी होते हैं, वहां कल्याण रहेगा। तो वहां कल्याण एक हमारा कल्याण भी हो सकता है, यानी कल्याण सिंह जी भी रह सकते हैं। तो ये बातें मैंने अपने आंखों से उनके भाषणों में सुनी है। तो अब उसमें उस प्रसंग को मुझे जानकारी भी नहीं है, लेकिन कल्याण जी ने बहुत काम किया है। लालजी टंडन जी ने बहुत काम किया है। राजनाथ सिंह जी ने भी लई अचना खा के मोटरसाइकिल चला के छात्र आदि से बहुत काम किया है। और युवा मोर्चा में एक युवा तुर्क कहलाते थे। हम लोग तो छोटे पद में देखते थे कौन है राजनाथ जी, उस समय चलता था। तो ये सब लोग बड़ी तपस्या करके आए, हम लोग तो काट रहे हैं। हाँ पर अटल जी ने आपको जिताने के लिए कहा था कि वो मुझे मतलब दिनेश शर्मा जी को जिता दो तो मेरा जो कुर्ता जी था पैजामा भी पूरा हो जाएगा। ऊपर संसद में कहा उन्होंने ये कुर्ता है और नीचे नगर निगम जो है ये पैजामा। उस दिन पैजामा पहने थे। मैं जहाँ जाता था तो लोग कहा अरे साहब आप तो अटल जी के पैजामा है। पहला चुनाव कठिन था, मैं इससे जीत गया। लेकिन दूसरी बार अटल जी बीमार पड़े तो मैंने किसी की सभा नहीं लगाई। तो पोस्टर पहले चुनाव में तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी की, कलराज जी की, विनय कटियार जी की सबकी सभा लगी थी। दूसरे में किसी की भी सभा नहीं हुई। पोस्टर, बैनर, झंडा कुछ नहीं, कार्यालय नहीं, 8 बजे के बाद प्रचार नहीं, अपनी भी कोई सभा नहीं करी। जीरो एक्सपेंस कैंपेन थी। अब एक्सपेंस तो हो ही जाता है। हाँ जाने आने में तो उस पर जो भी 2.5-3 लाख जो भी लगा होगा मिनिमम। अच्छा ये नकल वाला आपको कल्याण सिंह जी ने भी समझाया, आप खुद प्रोफेसर रहते हुए आपने एक्शंस लिए, उसमें बहुत सारी चीजें आई, पर ये टिप्स आपने योगी सरकार को क्यों नहीं दी? पेपर लीक हुए और क्या बात करते हैं? 5 साल 2017 से 22 तक एक पेपर बता दो लीक हुआ, क्या बात करते हैं आप? और यही जो प्रोफार्मा है उत्तर प्रदेश का, केंद्र ने अभी जो नीट का बनाया है, पूरा यूपी का यही सिस्टम है जो हमने आपको भी वर्णित किया है। यूपी आदर्श बना है, मॉडल बना है नकल रोकने में। तो आपने राज्यसभा में स्पीच दी थी। हाँ, अब आदरणीय जो प्रकाश जावड़ेकर जी थे उसमें मंत्री थे, उन्होंने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश पूरे देश के लिए मॉडल है। न्यायालय कह रहा है कि इसकी शुल्क नियंत्रण नीति नंबर 1। न्यायालय कह रहा है कि इसी प्राइवेट इंडस्ट्री बिल नंबर 1। न्यायालय कह रहा है कि नकल के खिलाफ इनकी जो रणनीति वो नंबर 1। न्यायालय कह रहा है कि इनकी जो पाठ्यक्रम का परिवर्तन नंबर 1, जो संस्कृत पाठ्यक्रम का इन्होंने पूरा स्वरूप चेंज किया वो नंबर 1। तो आप ये कैसे कह सकते हैं? ये तो शिक्षा वाली बात थी ना। आप देख रहे थे मंत्रालय, तो आपकी तारीफ और सरकार की तारीफ हो गई, लेकिन पुलिस भर्ती के पेपर लीक हुए, यूपीपीएससी के पेपर लीक हुए। आप
अब उस पर बहुत डिटेल में आप न ले जाइए तो सारा समय आपका इसी में होगा। कुछ कारण थे और योगी जी ने उन कारणों को, क्योंकि योगी जी एक एक इंतहा सीमा तक वो पारदर्शिता और पवित्रता लाते। एक छोटी सी भी अगर त्रुटि मिल गई तो बख्शते नहीं किसी को, इसलिए दिखाई पड़ा लोगों को। इससे 1000 गुना 10,000 गुना बड़ी गलतियां लोग करते तो दिखाते थे बड़ा पारदर्शी हो गई। योगी जी को जरा सा भी कमी अगर मिल गई तो फिर ऐसी की तैसी और दंड का पात्र वो बनेगा। और पूरी प्रक्रिया को उन्होंने बड़ी पारदर्शिता से करा है। नौकरी में सोर्स नहीं हो सकता योगी जी के राज्य में। लोग कहते थे कि उस वाली सरकार में एक बड़ा अच्छा इक्वेशन था कि एक गरम एक नरम, जो नहीं, मेरा सौभाग्य था कि मैं मंत्रियों को फोन, जहां मुझे कमी दिखाई पड़ती थी मैं आग्रह कर लेता था, क्योंकि सबके साथ सबने मेरे साथ में काम किया था, ज़्यादातर लोगों ने, तो मेरी बात भी मानते थे। और जो भी अधिकारी हो अगर गलत दिखता था तो मैं पूछता नहीं था, मुख्यमंत्री स्वयं फोन कर लेता था। 93 लोग थे विपक्ष के और 7 लोग थे हम सत्ता दल के, और नेता सदन मुझे बना दिया था विधान परिषद में। और विधान परिषद में मैं नेता सदन और सारे प्रस्ताव, आप पता करो कि पहले सत्ता दल था जो 7 में सारे प्रस्ताव पारित करा लिए। तो आपकी ट्यूनिंग दोनों दलों से ट्यूनिंग के या सम्मान के हैं? नहीं, आप मेयर रहे तब भी आपको बहुत सम्मान मिला। मुलायम सिंह जी थे, अखिलेश यादव थे, मायावती थी। अब देखिए, कहीं टकराव होता था तो कहीं ठहराव भी होता था, कहीं अलगाव होता था तो किसी बात पे अच्छे काम कर लो तो लगाव भी हो जाता था, दुराव नहीं होता था। और बहुत सारी चीज़ें, बहुत तनाव भी आया। जो कहा मेरे कि कानापुर बनेगा, आदरणीय मायावती जी थी, कैसे बनेगा? बाद में जब किसी ने बताया बहुत अच्छी रीत है तो कहा इसको मुख्यमंत्री वाली प्रायोरिटी में डाल दो। बाद में हुआ तो उद्घाटन कौन करेगा? ये तो सारी योजना दिनेश जी की है, मेयर की, वो कहा नहीं वही करेगा। तो पहले टकराओ फिर ठहराओ। मुलायम सिंह जी पहुँचे, किसी ने कहा साहब देखिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया नगर निगम ने, वो चेकिंग करने मुख्यमंत्री होते हुए खुद पहुँच गए। और जो चेकिंग करने गया हो कान्हा उपवन के, वहाँ से फ़ोन कर रहे थे, अरे मेयर साहब, मैं समझा अभी कुछ कहेंगे, उन्होंने सीधा फ़ोन मिलवाया। पहली बार मैं उस फोन पे बात कर रहा था। उनका मेयर साहब बहुत अच्छा बनवाया तुमने, हमारा बहुत आशीर्वाद है तुमको, यार इसको ऐसा करो कि हम पूरे प्रदेश में कैसे लागू करते हैं, पहले अधिकारियों के साथ बैठ के बताओ। और मैं कहा आप तो कभी निकाल ले गए थे। योगी जी भी मुझे लगता है पहले दूसरे दौरे में ही कान्हा उपवन चले गए थे। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए, कारगिल स्मृति वाटिका थी, डिग्री कॉलेज, नगर निगम के कॉलेज बंद कर रहे थे लोग। जब मैं आया मैंने कहा मैं टीचर हूँ भाई, ये रेहड़ी वाले, ये मूंगफली वाले, ये तांगे वाले, इनके बच्चे जब टॉप करेंगे तब अच्छा होगा। अमीनाबाद इंटर कॉलेज था, लाइन लगी बाद में उसके लिए। जो चिल्ड्रंस पैलेस बंद हो रहा है उसके चिल्ड्रन पैलेस खोला, तो लामार्ट लैरेटो के लिए जो एडमिशन सोर्स होता है आज इसमें सोर्स होता है। मॉडर्न स्कूल बंद हो रहा था फिर से शुरू हुआ। कश्मीरी मोहल्ला का वो बिल्डिंग को बेचने के लिए हो गया था, बिल्कुल आज अच्छे चल रहे। ऐसी क्या खास बात थी दिनेश शर्मा में? वो तो मायावती भी उनको सम्मान होना चाहिए, वो हर दिनेश शर्मा में नहीं। आज सारे मेयर अपने आयुक्त से ही लड़ते हैं, उनके बारे में चिट्ठी लिखते हैं, उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि अरे तो भ्रष्ट है, कमीशन ले रहा है, ये ले रहा है। ये आपके दौर में ऐसा क्या था कि आपको राइट्स भी मिले और समर्थन भी मिला, और आप जीत कर भी चुनाव आए, पब्लिक ने भी हाथों हाथ दिया, और तब जीत के आए जब आपकी पार्टी के 28 पार्षद जीत गए, आप खुद 100 वार्डों में जीत करके आ गए। हर व्यक्ति की अपनी कार्य करने की शैली होती है, और राजनीति का एक अनिश्चितता का जो वातावरण है ना, कब किसके पक्ष में हो जाए पता नहीं चलता। आज के लोग मुझसे कहीं बेहतर अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो नगर निगम हो और चाहे मेरे बाद के जो मेरे उप मुख्यमंत्री के बाद के सारे लोग जो उत्तराधिकारी हो, मुझसे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं करता था तो वे था, मैं केवल वर्तमान को अच्छा करता हूँ, मैं भूत नहीं सोचता कि मैं क्या था, और ये मैं तो बेयर था, मैं उप मुख्यमंत्री था, नहीं आज क्या हूँ, आज मैं सुधारूंगा अपना। आज जो पोस्ट मेरे पास है वो बेहतर बनेगी। मेरा आज अच्छा है तो मेरा भविष्य अपने आप अच्छा हो जाएगा। ना मैं भविष्य की चिंता करता हूँ और ना भूत के बारे में मैं निराश होता हूँ, मैं केवल आशान्वित होता हूँ वर्तमान को। तो आप तो मेयर काउंसिल के अध्यक्ष भी रहे और बड़ा दबाव बनाते थे आप लोग मिल करके, हम लोग को याद है तो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करते थे।
पर आज हम मुझे नहीं याद है कि मेयर्स ने कभी एकजुट होकर के मीटिंग की होगी, पर ये भी सही है कि आप लोगों की सरकार का भी दूसरा टेन्योर चल रहा है। जो 73वां संशोधन जिसको लेकर के आप लोग हंगामा मचा देते थे, हेडलाइन बनती थी अब अखबारों इसको चैनल। शॉर्ट में ये समझ सकते हो आप कि उस समय सरकारें नहीं पूरा करती थी महापौरों की बात, और जो हमारे पार्षद थे आज पूरा कर रही है। या फिर ये कहूँ कि आपकी सरकार है इसलिए लोग अब आलोचना नहीं करेंगे, नहीं, जीत के तो आपके ही लोग आए हैं। अच्छा, अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो विपक्ष तो करता है ना। अब मुद्दा नहीं छोड़ रहा है, सड़क चारों तरफ बन रही है, बिजली हमेशा आ रही है, कूड़ा निस्तारण की आधुनिक व्यवस्थाओं को शुरू कर दिया गया है, एसओपी विस्तार हो रहा है तो वहाँ भी पैसा जा रहा है, चारों तरफ एक्सप्रेस वे और आपको बड़ी बड़ी चौड़े सड़कें दिख रही है, बिजली जा नहीं रही है, तो इक्विपमेंट्स आपके पास में मौजूद है, काहे को कोई शिकायत करेगा। सुधार हुए हैं और सुधार की ये प्रक्रिया जारी है, और कोई हमेशा अपने कामों में कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन जो बेहतर काम कर सके तो उस समय वो प्रशंसा का योग्य पात्र बनता है, और जब वो नहीं रहता है तब जब उसको लोग याद करते हैं। तो असली विश्लेषण तभी होता है जब व्यक्ति पद पर नहीं रहता है। मैंने अपना परीक्षण किया, आपको बताओ। आपने मुझे कहा ना कि आप मैं हटाया गया, ऐसा मैंने कभी सोचे ही नहीं। जिस दिन मैं नहीं रहा मैंने भूत हो गया वर्तमान से, यानी उप मुख्यमंत्री से पूर्व उप मुख्यमंत्री जब बना तो शायद 25 तारीख थी मुझको लगता है, मैं 26 तारीख से निकल पड़ा, और 26 तारीख से मैं दौरे पे चला गया, एक जिले से दूसरा जिला, दूसरे जिले तीसरे जिला। आज मेरा आप सोशल मीडिया उठा के देखो, एक दिन में 5 कार्यक्रम करता हूँ आज भी बगैर रुके। क्या है, पहले लोग 100 200 300 आए, बाद में 1000 2000 10,000 आए, बढ़ती गई। पहले लोग 400 500 700 मिलते थे, आज 1,500 से 2,000 लोग मिलने आते। तो यहाँ पे रहूँगा, यहाँ आएंगे, दिल्ली क्यों आएंगे? उनका काम भी होता है, उनका सम्मान भी होता है। बहुत सा कार्यकर्ता ऐसा है जो केवल अपने नेता के पास में जाना चाहता है, मिलना चाहता है, अपना दुख दर्द कहना चाहता है। तो आनंद वहाँ भी था, आनंद यहाँ भी है। कभी भी किसी पद पे काम करूँगा, कार्यकर्ता हूँ, तो आनंद हमेशा रहेगा। पर लोगों ने ये भी कहा कि आपने जब ये 22 वाला एपिसोड हुआ तो फिर अचानक आपने मतलब आप अपने ओर से इस बात के लिए भी तैयार थे कि ठीक है संगठन तो है ही, काम तो कर ही रहे हैं, जो दायित्व मिलेगा वो तो करेंगे ही। आपने अपना पठन पाठन वाला काम जो है उसको भी वो कभी मैंने ब्रेक ही नहीं किया था। आप क्लासेस भी लेने जाने लगे, आपने जो भी समय आपके पास हुआ। दो मैंने बगैर जो कहते हैं वेतन की अवकाश ले रखा था। मैंने 1 रुपये वेतन नहीं लिया जब लगा कि नहीं जा सकता। जब तक पढ़ाता था एक दिन नागा नहीं किया, जब तक पढ़ाता था एक भी क्लास को ड्रॉप नहीं किया। अगर कोई को 2 क्लास पढ़ाना तो मैं 4 क्लास पढ़ाता था, उसमें अन्याय नहीं हुआ कभी भी। तो मैं अपने को खाली कभी नहीं रखता। जब नहीं रहा पद पे तो मैं संगठन की वार्ड की बैठकों में जाता था, बूथ की बैठकों में जाता था, शादी में ब्याह में कहीं कोई कार्यक्रम नहीं हुआ तो मैं प्रवचन करने लगता था। कभी राम भद्राचार्य जी के साथ जा रहा हूँ, तो कभी मैं जो दूसरे तमाम और हैं, कभी शिवा कांत जी के साथ में जा रहा हूँ, तो कभी ओझा जी के साथ में कर रहा हूँ, तो कभी कहीं और। खाली के कभी मैं टीचर्स के एसोसिएशन के उसमें सम्मेलन में भाषण कर रहा हूँ, तो कभी विद्यार्थियों में कर रहा हूँ, कभी व्यापारियों में कर रहा हूँ, कभी श्रमिकों में कर रहा हूँ, कभी कोई और धार्मिक संस्थाओं में चला गया, कभी रामलीलाओं में बोल रहा हूँ, तो कभी किसी और देश की आज़ादी वालों के उसमें बोल रहा हूँ। एक व्यक्ति काम करना चाहे तो काम की बौछार है, शिकायत करना चाहे तो बहुत सारा है। मैंने कहा था जहाँ पर कम वहाँ पर हम। जहाँ 22 वाली बात ही मैं कर रहा था, मुझे याद है ये सब के बाद एक बड़ी संख्या आपके पास विश्वविद्यालय वाले आवास पर लगभग रोज, जो मंत्री बनता था वो भी, जो चार्ज लेता था वो भी, जो नहीं बना था वो भी, जो विधायक उम्मीद में थे कि बने थे। और मुझे याद है कि विधायक बहुत बड़े अंतर से जीत करके वहाँ आए थे, और आपने उनसे कहा कि मेरे सामने की बात है, मैं उसका जिक्र भी आज दर्शकों के सामने कर देता हूँ, कि आपने कहा यार मैं चाहता था क्योंकि तुम अंतर से भी जीत के आए थे, लगातार भी जीत करके आए थे। वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैं नाम कह देता हूँ। आपने कहा, उनसे मैंने कहा था कि तो बीजेपी में प्रतीक्षा करो, फल जरूर मिलेगा। सुनील शर्मा नाम उनका, और मंत्री हो गए और 2 लाख से जीते थे, नहीं बने। बाद में हमने कहा ये प्रतीक्षा करो, भाजपा योग्यता को देखकर जरूर अवसर देती है, और इस पर अविश्वास मत करना संगठन पे कभी। और अचानक उनको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, वो कैबिनेट मंत्री बन गए। हम लोग के सामने बनने के बाद भी मेरे पास से आए, मेरे छोटे भाई की तरह है। तो मैंने कहा तो यही होता ना कि प्रतीक्षा एक ऐसी चीज है, राजनीति ये टाइम टेकिंग जॉब है।
आप क्रियाशील हो तो सब कुछ हो। आप अगर अकार्य कुशल हो गए, आप एक तरीके से निष्क्रिय हो गए, तो आपने चाहे जितना अच्छा काम किया हो, आप निंदा के पात्र बनने लगते हैं। एक तो ऐसा ही राजनीति के लिए सक्रिय होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा ही एपिसोड दानिश अंसारी के मामले में भी आया था। हम लोग चर्चा कर रहे थे और भी कार्यकर्ता कुछ थे, तो आपने कहा कि कुछ ऐसे कार्यकर्ता की तलाश हो रही है जो पसमंदा समाज से हो हाँ। और जिसको हो। निश्चित, किसी एक निश्चित। कार्यकर्ता को तो आपने कहा कि यार तुम इधर संपर्क में शायद नहीं रहे हो, तो तुम्हारा नाम ध्यान नहीं आया। तो जो विकल्प हम लोग तय कर रहे थे उसमें तुम्हारा नाम कहीं छूट गया, और ये आपने अफसोस किया इस बात। पार्टी की नीति होती है। देखो, उस पर एक व्यक्ति ना किसी का निर्धारण करता है, न एक व्यक्ति चयन। सामूहिक निर्णय की प्रतीक भारतीय जनता पार्टी है। मोहसिन रजा ने बहुत अच्छा काम किया, सिया समुदाय को बहुत अच्छा जोड़ा। दानिश अंसारी आज बड़े एक आदर्श तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं आप तो बुक्कल नवाब को भी बीजेपी में लेके चले आए थे। बहुत सारे लोग आए। बीजेपी समुद्र है, बहुत सारी नदियों का समागम हुआ है। और लखनऊ में तो जितनी भी गंगा जमुनी तहजीब वाली नदियां भी बहती हैं, उनको भी दिनेश शर्मा जी ने अपने साथ समाहित कर लिया बीजेपी। अब देखिए, पार्टी एक वटवृक्ष है, और अब उसमें शाखाएं अगर मजबूत होंगी तभी वो मजबूत होगी। लेकिन एक चीज़ की सावधानी हमेशा मैं कहता हूँ, दो चीज़ें हमेशा याद रखने की है। अपने मूल स्वभाव को नहीं छोड़ना है, अपनी नीति और सिद्धांत से समझौता नहीं करना है, और तीसरा, अपना अमूल्यवान पुराने कार्यकर्ता का कहीं भी अपमान या कहीं भी नज़रअंदाज करने का कार्य किसी को भी नहीं करना चाहिए। वो एक ऐसी अमूल्य निधि है आपके पास, जिसपे आपको इंटरेस्ट भले ना मिलता हो, लेकिन वो मूलधन हमेशा मजबूती से आपके संकट के समय आपके साथ खड़ा होने वाला वो मूलधन है। भाजपा का कार्यकर्ता जो कुछ नहीं चाहता, केवल एक सम्मान चाहता है। ये दूसरे और दलों से, लोग कहते हैं ना भाजपा दूसरे दलों से अलग है, उसका कारण यही है। और मैं बताऊं, मैं जब जीता था वहाँ पर 3 दिन चली थी काउंटिंग। जीतने के बाद जो उस समय क्या होता था, मैं किसी को चाय नहीं पहुँचा पा रहा था, सही में नहीं पहुँचा पा रहा था। मेरे पास पैसे भी उतने मतलब खर्चे नहीं किए थे मैंने, ना मेरे पास, मैंने माता पिता से मांगा था। और क्यों 3 दिन चल रहा, कहाँ से खाना। दूसरी तरफ पता चलता था कि रॉयल कैफ़े का और कहाँ कहाँ के वो पैटीज और बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। जीतने के बाद मैं, जो पराजित होने वाले प्रत्याशी थे, सबसे पहले मैं घर उन्हीं के, दोनों बार मैं गया था। तो एक प्रत्याशी ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, आपकी पोस्टर बैनर झंडा कहीं नहीं दिख रहे थे, और हमने तो कई करोड़ रुपए खर्च कर दिया। आपका कितना खर्च हुआ? मैंने कहा मेरा तो 2, 2.5, 3 लाख रुपए होगा, 3 लाख के आसपास होगा। डीजल पेट्रोल का पैसा जो लगा 3 लाख, 3.5 लाख रुपए होगा। तो कहा रही, मेरा तो कई करोड़, मतलब उनका अनुमान होगा शायद 10 करोड़। तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ नहीं, फिर भी आप जीत गए। तो मैंने कहा ईश्वर की अनुकंपा होगी। बोले नहीं, आप केवल कार्यकर्ताओं के बदौलत जीते। मैंने कहा मैं जानता हूं। बोले जब चुनाव हो रहा था, पहले दिन काउंटिंग हो रही थी, और हमारा पेटीज आ रहा था, पिज़्ज़ा और बर्गर आ रहा था, अपने जो काउंटिंग में लगे लोगों के लिए था, और आपके लोगों के लिए चाय भी नहीं आ रही थी, पानी भी नहीं आ रहा था, और वो लोग डटे हुए थे। हम लोग नाश्ता देते थे, नाश्ता की चाय भी हमारी नहीं पीते थे वो, और आपके लिए 1 मिनट नहीं हटे। और जिनको मैं पिज़्ज़ा बर्गर देती तो वो खाते तो खा के चले जाते थे। दिन का भी पदार्थ खाए, रात का भी पदार्थ खाए, लेकिन ठहरे नहीं। आपके लोग 24 घंटे लगे रहे। जिसका कार्यकर्ता इतना अच्छा होगा उसको कोई पराजित नहीं कर सकता है। मैंने कहा यही मेरा मूल यही है। तो ये कार्यकर्ता 2009 में आपको लोकसभा पहुंचाने की तैयारी कर रहे थे, फिर 2014 में पहुंचाने की तैयारी हुई, 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते थे, 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़ाना चाहते थे, और एक बार तो लगभग तय हो चुका था, कागज पत्तर भी तैयार हो गए थे। फिर ये कसक क्यों रही? अब देखिए, ये बातें कहने की तो नहीं होती। आदरणीय कलराज मिश्र को मैंने कहा कि वो मेरे आदर्श रहे, प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि दिनेश जी आपको लड़ना है, तो अब तैयारी, तो मैंने तैयारी की थी। बात सही है कि पूरब से मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी थी। अभी भी आप जाओगे हर गली में मेरे ही आपको पत्थर दिखाई पड़ेगा। तो उसके बाद आदरणीय कलराज जी को निर्देश हुआ कि उनको चुनाव कहीं से लड़ना, ये उनके ऊपर था कि लड़ेंगे कहाँ से। जब मैंने अखबार में पढ़ा तो मैं उनके पास गया और हाथ जोड़ के कहा
कि आपको तो पूरा प्रदेश का दौरा करना है, तो आप एक चुनाव तक नहीं सीमित रह सकते। उन्होंने कहा ये बात सही है, नहीं जो पार्टी का आदेश है लड़ूंगा जाके। हमने कहा सीट तय किया, उनका सीट तय नहीं किया। मैंने कहा मैं एक अनुरोध आपसे कर रहा हूँ, आपने मुझसे सीट तय करने को कहा था। मैंने हाँ कहा था, तो आपको कहा था ना? मैंने कहा हाँ। तो जो आपने कहा था उसको मैंने तैयार किया, बहुत अच्छा तैयार किया। आप केवल आओ, 2 दिन 3 दिन आओ और चले जाओ, आप जीतोगे। बोले हाँ वो वाली सीट थी जिससे आपको, हाँ। वो तैयार नहीं हो रहे थे, बाद में तैयार हुए। और मुझे गर्व है कि उस समय 9 सीटें थी, 8 हारे थे हम लोग। कल्लाद जी का संयोजक वही था। आदरणीय कल्लाद जी बहुत बड़े बहुमत से जीत कर आए थे। और उसके बाद दूसरे चुनाव में ऐसी बातें उड़ी थी आदरणीय लालजी टंडन जी के बाद कि वरिष्ठ नेता लोग हमको चाहते थे। जब ये खबर आई तो आदरणीय राजनाथ सिंह जी का तो लड़ने का तय था कि वो गाजियाबाद से लड़ रहे, वो का नहीं था। बल्कि आग्रह हम लोगों ने उनसे किया था कि अगर आप लखनऊ आ जाए या मोदी जी आ जाए तो अच्छा होगा। तो रुका नहीं, मैं क्यों आऊँगा। हम लोगों ने अनुरोध किया उनसे कि आप आइए यहाँ पे। और ये सौभाग्य था कि राजनाथ सिंह जी ऐसा व्यक्तित्व लखनऊ आया, और राजनाथ जी आए। इनमें अटल जी की प्रतिभा थी। हम लोग तो इनको अटल जी का वरद पुत्र मानते थे। उन्होंने कहा कि अगर मैं आऊँगा तो एक ही शर्त है कि आपको संयोजक होना पड़ेगा मेरा। जैसे आप अटल जी के चुनाव के संयोजक। हाँ, अटल जी के चुनाव में आखिर में हमारी टंडन जी हुआ करते थे। आखिर में मुझे सब कुछ, मैं कार्यालय का सारा देखता था, लेकिन आखिर में मुझे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ा। मैं लालजी टंडन जी का चुनाव संयोजक था, आदरणीय कल्लाद जी का चुनाव संयोजक था। और उस चुनाव के में भी दावेदार आप ही थे। 2009 में भी दावेदार कभी नहीं रहा। देखिए चर्चा चली होगी, कार्यकर्ता तो चर्चा करते हैं, अब कार्यकर्ता करते होंगे या नेता भी करते होंगे, लेकिन मैं दावेदार नहीं था। मैं संतुष्ट था, जो मिलेगा उसको लड़ाऊंगा। चुनाव के पहले चर्चा होना अच्छा है, लेकिन चुनाव में जब टिकट डिसाइड हो गया तो जो होगा उसके पीछे लगना, यही कार्यकर्ता का कर्तव्य भाजपा का दिखाई पड़ता है। तो 22 में क्या रह गया फिर? 22 में तो योगी जी भी चुनाव लड़ने चले गए, केशव मौर्य भी चुनाव लड़ने चले गए। आपका तो मतलब मुझे जहां तक ध्यान आता है सब कुछ तैयार था, बस जाना ही था, चुनाव लड़ना था। देखिए और फिर आपने मोह कर दिया। एक मोह नहीं कर दिया, ये मेरा कर्तव्य था। आदरणीय टंडन जी बीमार थे, और जब वो हॉस्पिटल जाने से पहले मेरी फोन से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा बेटा गोपाल उम्र में बड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास दायित्व बड़ा है। दोनों भाई एक दूसरे का पूरक बन के काम कर रहा। इत्तेफाक की बात थी कि वहीं से मेरा नाम आ रहा था जहां से गोपाल जी लड़ रहे थे। मैं जब ऐसा सुना, मैंने चर्चा सुनी, तो मैं गोपाल जी के पास गया। अखबार में आप लोगों ने निकाला था कि खिचड़ी खाने गए। तो जब देखा कि गोपाल जी थोड़ा गंभीर थे इस चुनाव के बारे में, तो मैंने कहा कि आपको ही लड़ना है। तो गोपाल जी लड़े, उनको मैंने लड़ाया। पार्टी देखिए आज पद है, पद से व्यक्ति का व्यक्तित्व थोड़ी है। नहीं पद था तब भी लोग आते, आज भी नहीं कोई ऐसा चीज है मेरे पास तब भी लोग आ रहे हैं। व्यक्ति की क्रियाशीलता क्या है। एक दौर में द्रोणाचार्य ने एकलव्य संघ उठा मांग लिया था, इस बार टंडन जी ने आपसे नहीं, कभी नहीं मांगा। टंडन जी ने उनको टिकट के लिए नहीं कहा था, उन्होंने कहा था भाई हो, दोनों मिलके रहना, एक दूसरे का पूरक बन के काम करना। और उसके बाद टंडन जी की आवाज भी उसी दिन ऑपरेशन हो गया था। और अब फिर मेरे लिए एक था कि गोपाल जी के लिए मुझे करना है, चाहे जो हो। उनको मुझे निराश नहीं करना, मुझे पता था उनकी बीमारी का। तो मैं ये नहीं कहना चाहता था उनको टिकट कटे और दुख पहुँचे या उनको कहीं और से भेजा जाए। तो वो फिर चर्चा ही नहीं चली। वरिष्ठ नेता भी जो चाहते, जो कार्यकर्ता कहता था, वरिष्ठ लोग मान लेते थे। हम लोगों ने सबने मिलकर आग्रह किया कि गोपाल जी लड़ना चाहिए। मैं एमएलसी था ही, और फिर मुझे लोकसभा के लिए संभवतः कहीं से भेजने की भी चर्चाएं चल रही थी। मुझसे कहा नहीं था किसी ने, तो मैंने कहा मैं आगे लड़ लूँगा। कानपुर की बात चल रही थी और भी जगह। अब जहाँ के भी चलती तो बहुत सारी जगह का होता है, तो जहाँ कहती पार्टी वहाँ से लड़ते। पार्टी ने कहा नहीं आपको राज्यसभा जाना, तो राज्यसभा चला गया। पार्टी के कि आपको घर में बैठ के कोई काम करना है, आपको वार्ड सा देखना हो तो वार्ड देखेंगे। राष्ट्रीय राजनीति की भी बात कर लेते हैं। 2-3 प्रमुख मुद्दे जो आज की राजनीति में जबरदस्त तौर पर गर्म हैं और जिनको लेकर के खूब बात हो रही, क्रमशः उसी पर बात करेंगे।
सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर की बात कर लें कि जिसको लेकर के बीजेपी ने, एनडीए ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद में भाषण किया, जो बातें कही और विपक्ष ने जिस तरह से आरोप लगाए, उसके बाद आप इसको किस तरीके की सक्सेस देखते हैं, किस तरीके से मैं आज आपके पॉडकास्ट पे एक चीज कह रहा हूं, अब गहराई से विश्लेषण करना, आपके श्रोता इसका गहराई से विश्लेषण करें। कोरोना के समय लोगों ने इतना अच्छा काम करने के बाद सरकार के खिलाफ नैरेटिव तैयार किया। ट्रिपल तलाक आया तो सरकार को एकदम उखाड़ने की साजिश रची। सीएए का कानून भारत के हित में था, आया तो बिल्कुल फिर से एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की। 370 आया तो यहां तक कह दिया लोगों ने कि देश का विभाजन होगा, कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा। आप देखो उसके बाद जगह जगह वक्फ बोर्ड के बाद कानून आया तो फिर लोगों ने बिल्कुल सरकार निष्क्रिय हो जाए करने का षड्यंत्र किया। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इसी प्रकार की अराजकता फैला के सरकारों का तख्ता पलटा गया। क्या आप नहीं समझते ये जो आरक्षण का, ये जो संविधान का अचानक जिन्न कहां से निकला था? क्या ये पॉलिटिकल पार्टी लाभ पाती? ये कांग्रेस, ये सपा, ये बसपा, माकपा, भाकपा, आप, इनका कोई आधार नहीं था। ये एक साजिश के तहत सारे लोग मिले थे और बहुत बड़ा, मैं तो कहूंगा कि विदेशी एनजीओ की टीम लगी थी दुष्प्रचार को करने के लिए। बहुत बड़ा पैसा विदेश से आया था भारत को कमजोर करने के लिए, मोदी जी को कमजोर करने के लिए। आज आप क्या समझते हो? ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनको गर्व करना चाहिए था इस हिंदुस्तान पर। संकट के समय जब विश्व की शक्तियां भारत को चुनौती दे रही है तो यहां का विपक्ष जो है आंतरिक रूप में चुनौती दे रहा है इस भारत को। ऐसा नकारा विपक्ष, ऐसा नकारात्मक सोच वाला विपक्ष पहले कभी देखा गया था? अपने देश में ऐसा भाषण कर रहे हो जिससे पाकिस्तान सबूत के तौर में संयुक्त राष्ट्र संघ में वो रखता है, सबूत रखता है यहाँ के नेताओं के भाषण का। आप भारत के हो कि पाकिस्तान के हो, आप भारत के हो कि अमेरिका के हो, ये आज लोग पूछने लगे। आज एसआईआर का मुद्दा क्या है? आजादी के बाद से कांग्रेस ने शुरू किया, चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयोग की अधिकार कांग्रेस ने तय किया। 13 बार एसआईआर कांग्रेस के शासन में हुआ, 14वीं बार एक सामान्य प्रक्रिया के तहत पारदर्शी हो। ये चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग भाजपा के अंतर्गत या सरकार के अधीन नहीं, ऑटोनोमस बॉडी है, वैधानिक बॉडी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा चयनित बॉडी है। एसआईआर का मतलब क्या है कि जहां 2 लोग नाम है एक जगह नाम रहे, जहां 2 लोग मर गए हैं, अब 6 लोग 7 लाख लोग मर गए 2011 के बाद से, और उनका नाम भी रहेगा क्या? जो रोहिंग्या आ गए, जो बांग्लादेशी आ गए, जो विभिन्न प्रकार के तालिबानी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, क्या उनका नाम आप रखना चाहोगे क्या? नहीं, इस भारत को सुरक्षित रखना है। ये भी तो काम चुनाव आयोग का कि पारदर्शी चुनाव हो। हिंदुस्तानी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, किसी का नाम नहीं कटना चाहिए। आज कैसे मिल रहा है? आपके समय अब तेजस्वी के 2 नाम मिल रहे। राहुल जी के पहले आदरणीय सोनिया जी नागरिक नहीं बनी थी 1980 में और यहां की मतदाता बन गई थी। इस प्रकार की धांधलियां हुआ करती थी। अब जो है वो सारी धांधलियों को धीरे धीरे मोदी जी कम कर रहे हैं, पुराने कानून खत्म कर रहे हैं, पुरानी प्रवृत्तियां खत्म कर रहे हैं। पहले ठप्पा लगा के माफिया खड़ा हो जाता था और गांव में ठप्पा उनके आदमी लगा देते थे। वो कि अगर कहीं पता चला बैलेट में कम वोट मिला, बैलेट बॉक्स ही उठाकर भाग जाते थे। अब चाहते हो कि वो नीति आवे? नहीं। अब ये ईवीएम आज पारदर्शी तरीके से, आप देखो बीजेपी का वोट कब बढ़ा? 2014 में कितना बढ़ा? 18% बढ़ा। कब थी केंद्र में सरकार कांग्रेस की, प्रदेश में कांग्रेस की समर्थित सरकार, तब भाजपा का 18% वोट बढ़ा है लोकसभा में। अब आप कहते हो कि बीजेपी इसके माध्यम से वोट बढ़ा रही, तो क्या ईवीएम में तब आपने बीजेपी के लिए वोट बढ़ाया था क्या? ईवीएम आप लाए, ईवीएम के द्वारा चुनाव आपके समय हुए, 18% वोट बीजेपी के आपके समय बढ़े। आज आप आरोप लगा रहे हो जब आप कर्नाटक जीत गए, हिमाचल जीत गए, लोकसभा में आपकी 99 सीट आ गई, तब आप आरोप लगा रहे हो। जब जीत जाओ तो ठीक है, जब हार जाओ तो आप एक माहौल पैदा करो। ये अराजकता का माहौल तैयार कर रहे हैं और अराजकता के माहौल में मैं आरोप लगा रहा हूं कि विश्व की महाशक्ति कुछ हैं जो अपने एनजीओ के धन के माध्यम से भारत में इस प्रकार की व्यवस्था कर सकती है, ऐसा लोगों को आशंका है।
तो ऐसे लोगों के चंगुल में विपक्ष को नहीं आना चाहिए और अराजकता का वातावरण ठीक नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आप 2047 तक ये कह रहे हैं रेवंत कि रेड्डी कौन है जो बिहारियों को गाली दे रहा तो बिहार में जाके उनके लिए वोट मांगे? ये स्टालिन कौन थे जो बिहार में और सनातन को समाप्त करने की बात कर वो उनके लिए वोट मांग रहे हैं? अरे ये बुरी तरह बिहार में हार रहे इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। और ये जो इनसे कहा था चुनाव आयोग ने कि आप प्रूफ दो, आप एफिडेविट दो, अगर आप में हिम्मत होती तो आप देते। उत्तर प्रदेश के आदरणीय नेता विपक्ष के उन्होंने दिए और बाद में दूसरे दिन आ गया कि उनके तो नाम दूसरे दो जगह थे इसलिए एक जगह कर दिया गया, एक जगह है। और जो और नाम दिया तो पता चला वो मर चुके हैं, उनका प्रूफ दे दिया चुनाव आयोग ने। तो कह रहे हैं केवल 4 दिए, 17,000 तो अभी बाकी हैं। आप 17,000 का नाम दो ना पहले, आप देते क्यों नहीं हो? और फिर इसी को तो ठीक कर रहे हैं जिस पे आरोप लगा रहे हो आप। यही तो कर रही है जो संशोधित सूची निकालने की बात है, यही जो आप लोगों ने गड़बड़ कर रखा था, जो कांग्रेस ने, उसकी समर्थित दलों ने, उनके गठबंधन के नेताओं ने जो अपनी सरकारों में कर रखा था गलत, उसी को तो ठीक कर रहे हैं। तो अब आप लोग 2027 में उत्तर प्रदेश में भी SIR उससे पहले कराएंगे? नहीं देखिए, ये हम थोड़ी कराएंगे। अगर कराना होगा चुनाव आयोग कराएगा। चुनाव आयोग विधिक संस्था है, उसको हम थोड़ी, वो क्या करेगा ये बीजेपी से पूछ के थोड़ी करेगा। उसने कई जगह ऐसे निर्णय लिए जो बीजेपी के विरुद्ध थे। आप मानते हैं कि होना चाहिए? नहीं, पारदर्शी सूची होनी चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि जो नगर निगम की है, प्रदेश की है और सेंट्रल के चुनाव की, ये सूची एक ही होनी चाहिए। तो बहुत पहले से चल रहा है आइडियल वोटर लिस्ट को लेकर। अब ये देखिए, हर चीज़ करेंगे तो मोदी ही करेंगे। लोग आज ये शगुफा बन गया है। और देख लीजिएगा आप, ये जैसे धारा 370 लोग कहते थे कि कोई कर सकता है तो मोदी जी ही करेंगे, कर दिया। CA कहा था कोई करेगा मोदी जी करेंगे, कर दिया। वक्फ कानून कहा था मोदी जी करेंगे, कर दिया। अब ये भी काम अगर कोई करेगा तो मोदी जी करेंगे। तो ये क्या वन नेशन वन इलेक्शन की पृष्ठभूमि तो नहीं है SIR? कितना फेडअप हो जाए लोग और कहें कि यार अब खत्म करो, वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए। फेडअप काय को, जब 13 बार फेडअप नहीं हुए जब कराया गया तो 14वीं बार काय फेडअप हो जाएंगे? अगर रोहिंग्या का नाम हटा रहे हो विदेशी का तो आप फेडअप क्यों होंगे? अगर किसी मरे हुए व्यक्ति का नाम हट रहा है तो आप फेडअप क्यों होंगे? अब फेडअप तभी होगा जब आप बेईमानी कर रहे होंगे। और वो इसीलिए आरोप लगा रहे हैं कि देखो हमको तो नोटिस भेज दिया। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया, असीम अरुण ने आरोप लगाया, उनको कोई नोटिस हलफनामा देने के लिए नहीं चुना। दोनों के बयानों में बहुत अंतर है और चुनाव आयोग को वो लिख के दे, चुनाव आयोग विश्लेषण करेगा। ठीक है, अब आते हैं टैरिफ पर। ये बड़ा मुद्दा है और चूंकि आप अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, विद्वान हैं, आपका दिलचस्पी भी लगातार रहती है। टैरिफ के मामले पर जिस तरीके से विपक्ष कह रहा, कल राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, आज शायद सीतामढ़ी में है वो, बिहार में ये कह रहे थे वो कि ट्रंप ने एक बार फिर 40वीं बार ये कह दिया कि देखो हमने युद्ध रुकवाया और मैंने कहा कि अगर नहीं रोकोगे तो फिर। अब इसका जवाब मोदी जी दे चुके हैं, प्रधानमंत्री जी ने संसद में इसका जवाब दिया है। अब इस पर तो कोई मुद्दा रह ही नहीं गया उनके पास में। अब उनको विश्वास अमेरिका पे ज़्यादा है कि भारत पे ज़्यादा है, ये सिद्ध करना है। उनको अमेरिकी सेना पर, पाकिस्तानी सेना पर ज़्यादा विश्वास है कि हिंदुस्तान की सेना पर विश्वास है, ये सिद्ध करना है राहुल जी को। भारत अब एक महाशक्ति नहीं तो महाशक्ति की तरफ बढ़ने वाला देश है। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी के साथ बढ़ रही है। आज जो अगर आप देखो तो भारत की जो बेरोजगारी की दर है वो 5 के आसपास रह गई है। अगर आज आप देखो तो भारत की जो मुद्रास्फीति है विपरीत प्रदर्शन। अभी ये टैरिफ वाली 2 महीने से चर्चा, कोविड के बाद की स्थिति, उसके बावजूद 6.5% के आसपास है। 27 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर हो चुके हैं। आज अगर देखो तो प्रति व्यक्ति आय अगर आप इस पे 2014-15 में देखोगे तो पहले अगर ये प्रति व्यक्ति आय मौजूदा कीमत पे अगर आप देखो तो प्रति व्यक्ति आय थी 86,647 मौजूदा कीमत पे। आज ये 2 लाख से ऊपर है। अगर आप कहो कि मौजूदा कीमत पे नहीं, रियल टर्म में देखो तो रियल टर्म पे 72,805 थी 2014 में। आज प्रति व्यक्ति आय है 1,14,710, यानी 57% से भी ज्यादा आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। लोगों के जीवन में सुधार हुआ है, लोगों के साधन संसाधन बढ़े हैं, ये स्वावलंबन की तरफ हम बढ़े हैं। आत्मनिर्भर भारत की जो यात्रा का प्रारंभ 2014 में मोदी जी ने किया था, वो यात्रा तेजी के साथ बढ़ रही है आगे। और
47 में विराम है विकसित भारत के रूप में इस यात्रा का। तो अब आप भारत की तुलना, ये हम तीसरी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं और यहाँ ये जो है ये SIR का आरोप लगा कि अराजकता फैलाना चाहते हैं। भारत आज तेजी के साथ बढ़ रहा है और हम जो है अभी पाकिस्तान कर्जे वाला देश है, भारत आत्मनिर्भर वाला देश। हम बुलेट ट्रेन भी बना रहे हैं, हम तेजस विमान भी बना रहे हैं, हम ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं, हम बड़ी बड़ी ताकतों को चुनौती देने के लिए एक नई जो है रोज मिसाइलें तैयार कर रहे हैं, रोज रॉकेट को लॉन्च कर रहे हैं, अंतरिक्ष में हमारे लोग जा रहे हैं। भारत बदला हुआ भारत है, ये एस्ट्रोनॉमी में भी और ये एस्ट्रोलॉजी में भी, इसका कोई जवाब नहीं है। तो आप अभी तो एस्ट्रोलॉजी के भी उसमें थे और क्या आप खुद भी जानकार हैं, खुद भी इन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, भारत के भविष्य को लेकर के? मैं ईश्वरो उन्मुख हूँ और जो ईश्वर उन्मुख होता है उसको ज्योतिष शास्त्र भी उसकी प्रकार ही अपने आचरण को करता है। भारत का भविष्य उज्जवल नहीं, बहुत बहुत प्रगतिशील है और मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत विश्व के, जो कहते हैं ना, विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसरित है। और दुनिया की बड़ी ताकतों में मोदी जी क्या है ना, मोदी वो व्यक्ति है जो आपदा में भी उन्नति की तलाश कर लेते हैं, जो चुनौतियों में भी समाधान नहीं एक विकल्प को तलाश लेते हैं। मोदी वो है जो शेर का जवाब सवा सिर से देते हैं। मोदी जो वो है जो देश के एक कट्टर हिंदुस्तानी, जिसको बोलते हैं कट्टर राष्ट्रभक्त और देशभक्त हैं, जो किसानों के लिए समझौता नहीं करते, जो अपने यहाँ के पशुपालकों के लिए, डेयरी प्रोडक्ट वालों के लिए समझौता नहीं करते, जो विश्व की महाशक्ति से भी टकरा सकते हैं, जिनके आगे किसी की हिम्मत नहीं पड़ती दुनिया के किसी देश में, उससे भी सीना तान के खड़े हो जाते हैं कि हम अपने भारत के किसानों के नाम पर समझौता नहीं करेंगे। वो मोदी है। पर ये लोग तो कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर नहीं है पर सिस्टम हमारा चलता है। भूमि अधिग्रहण बिल आपको वापस लेना पड़ा, किसान कानून वापस लेना पड़ा, फिर वही कहते हैं कि देखिए जाति जनगणना भी हमारे लिए अलग थे। वापस लेना ये पराजय नहीं है, हमने विकल्प प्रस्तुत किए हैं कि हम क्या कर सकते हैं आपके लिए और उन सुधारों को हम कर रहे हैं। हम किसान को कहीं भी, भारत का किसान इस भारत का आत्मसम्मान है, ये अन्नदाता है और उसके लिए किसी भी कीमत में, आज कृषि का बजट देख लो और पहले का कृषि बजट देख लो। आज तो 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि मिलती है, तो ट्यूबवेल में फ्री की बिजली भी मिल रही है। आज गांव में 24 घंटे नहीं तो 22 घंटे और 20 घंटे बिजली भी आ रही है। आज गांव में अब वो नहीं है कि डाकिया डाक लाया, डाकिया डाक लाया, साइकिल से डाकिया पहुंच रहा, पूरा गांव इकट्ठा और नहीं। अब तो दादी माँ भी लोरी सुना रही है अपने पोते को, जो गांव से शहर में चला आया है, तो उसको भी लोरी वो वीडियो कॉल पर सुना रही है। डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस इंडिया का भविष्य उज्जवल करने वाला, ये उज्जवल भारत बनाने वाला कोई शख्स अगर है तो उनका नाम इस देश के आदरणीय नरेंद्र जो मोदी है, तो नरेंद्र मोदी है। आपसे तो उनका बड़ा पुराना रिश्ता है, राम जन्मभूमि आंदोलन के दौर से, फिर वो मारुति 800 के अंदर बैठ के जाना, फिर आप गुजरात के प्रभारी भी बना दिए गए, फिर मोदी जी के आते आते और उनके राष्ट्रीय परिदृश्य पर छाते जाते आप राष्ट्रीय सदस्यता अभियान के भी, जिनके नेतृत्व में वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था। ये पूरी यात्रा मोदी जी के साथ किस तरह की है आपकी? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत अच्छे संगठन करता रहे और मैं मिलने गया था, संभवतः ठाकरे जी या भंडारी जी किसी से मिलने गया था दिल्ली कार्यालय अशोका रोड पे, उसी के बगल के किसी कमरे में आप थे। आप बाहर निकल रहे थे, उन्होंने मेरा परिचय पूछा। मैंने कहा मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश में। कैसे दौरे करते हो? बताया। कौन कौन से कार्यक्रम किए? बताया। अब एक अपरिचित व्यक्ति पहली बार मिलकर संगठन के बारे में पूछ रहा हो, लेकिन चेहरे का तेज, बात में गरिमा, आकर्षण का केंद्र थी मेरे लिए। मैं जब मिलके अपने बड़े नेताओं से मिलकर मैं बाहर निकला, उस समय संभवतः मैं घुसपैठ के खिलाफ अभियान चलाने के लिए यात्राएं निकालने की बात थी। ये अवैध जो बांग्लादेशी, हाँ, या बहुत बड़ा अभियान चलाया था मैंने, मानव दीवार बनाई थी इसके खिलाफ। तो सुशीलगढ़ बॉर्डर पे भी किया था, कश्मीर पे भी किया था,
नेपाल के बॉर्डर पे भी किया था, बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी किया, पूरे देश में युवा मोर्चे का किया। तो मैं पहुंचा, तो जब निकल गए तो एक आकर्षक व्यक्तित्व से मैंने भेंट की है। मैंने उनका नाम पूछा किसी से, तो उन्होंने कहा, अरे आप पहचानते नहीं हैं? अपने पार्टी संगठन से संभवतः मंत्री थे शायद। तो उनका कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अच्छा, मैंने सुना बहुत सारा था, आमने सामने बात। फर्स्ट राउंड इंटरव्यू आपका तो उसी दिन हो गया था। मेरे लिए एक प्रेरणा का पुंज बने। बाद में उनको मोर्चों का प्रभार मिला पूरे देश में राष्ट्रीय पदाधिकारी के साथ, और मैं उत्तर प्रदेश में युवा मोर्चे का अध्यक्ष था। उस नाते कई कार्यक्रमों में साथ में करने का अवसर मिला। बाद में मैं 2014 से, और मैं समझता हूँ संभवतः 19 के पहले तक मैं वहाँ का प्रभारी रहा। और ये संयोगी था कि आपका विवाह भी वहीं हुआ, ससुराल भी आपकी गुजरात हो गई, तो गुजरात के दामाद भी हो गए आप, तो एक और भी रिश्ता मोदी जी के साथ पहले से ही। गुजरात अपने आप में बहुत अच्छा प्रदेश है। कार्यकर्ता कहीं के देखने हो आदर्श कार्यकर्ता, तो आपको गुजरात प्रदेश में देखने को मिलेंगे, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो बीजेपी का काम बहुत अच्छा है वहाँ पे। पूरी सरकार बदल दी, कुछ तक नहीं हुआ रातों रात, मुख्यमंत्री नहीं, देखिए, सब बदल उत्तर दिए। गुजरात, मैं आप जो अनुशासन की बात कर रहे हैं, किसी और राज्य में हो जाए तो बड़े थोड़ी सुबुगाहट होती है। ना तो बीजेपी में अब कहीं भी सुगबुगाहट का प्रश्न नहीं है। जो निर्णय केंद्र का है उसको सब नीचे तक मानेंगे। अच्छा होगा तो भी मानेंगे, बुरा होगा तो भी मानेंगे। तो आपके जुटाए हुए जो सब कुनबे वाले सब नेता थे, वो तो अब दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, कहीं नाराज हो जाते हैं, कभी आशीष पटेल कुछ कह देते हैं, कभी निषाद जी कुछ भारतीय कह देते जनता हैं। पार्टी अपने एनडीए के सहयोगियों का सम्मान करना जानती है। सम्मान और संवाद एनडीए की या बीजेपी की एक विशेषता है। और साथ ही आए हैं तो जाहिर सी बात है, सब चीज़ पे सब अच्छी इच्छा थोड़ी, कहीं ना कहीं कोई ग्रीवेंसेस भी हो सकते हैं, और ग्रीवेंसेस को सुनना भी चाहिए, और सुनती भी है पार्टी। और वो एक है, उन्होंने कहा है कि भाजपा से कोई शिकायत नहीं। तो अलग अगर उनका अपना दल भी है ना, अपना अस्तित्व भी है ना, तो अगर अपने दल के लिए काम करते हैं तो ये उनकी अपनी एक्टिविटीज़ है। लेकिन एनडीए के प्रति सबकी जो लॉयल्टी है उसमें कभी कोई शिकायत नहीं हुई। अच्छा, दो और नेताओं को लेकर के बड़ी कौतूहल रहती है बीजेपी के अंदर। एक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनको राजनीति का चाणक्य के तौर पर भी बीजेपी कार्यकर्ता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ ये कार्यकर्ता देखते हैं। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ, हिंदुत्व का एक पोस्टर बॉय है, हम लोग भी उनको देखते आए हैं, गोरखपुर खासतौर पर उनका प्रभाव क्षेत्र और राष्ट्रव्यापी बीजेपी के साथ इसके पहले आप कोई क्वेश्चन करें, मैं इतना कह सकता हूं कि पार्टी के जो दो नाम आपने लिए हैं, एक मजबूत स्तंभ है, एक दूसरे के पूरक है। आदरणीय अमित शाह जी की संगठनात्मक कौशल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का कोई तोड़ कहीं भी नहीं है। वो देश के आशा का केंद्र है। आदरणीय योगी जी को पूरी तरीके से उनके जो सबसे प्रिय लोगों में से जिन पर उनका विश्वास रहा है वो योगी जी रहे हैं। और योगी जी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला है उत्तर प्रदेश को कि जिनकी मान्यता पूरे सभी जगह में, अन्य प्रदेशों में भी बहुत ज़्यादा है। और उनके साथ मैंने काम, अमित शाह जी के साथ में भी मैंने एक उपाध्यक्ष के रूप में काम किया है। कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब करते हैं, पता नहीं चलता है। 24 घंटे केवल पार्टी और संगठन और सरकार और जनता के हित। और योगी जी का भी वही गुण है कि योगी जी को मैं 12 बजे तक बैठक करके आता तो 5 बजे ही उनका फोन आ जाता था। एक देश और राष्ट्र के लिए समर्पित इन दो लोगों का नाम आपने लिया है। दोनों आदरणीय है, वंदनीय है, स्तुतनीय है, और भारत का और भाजपा दोनों का भविष्य है। तो भाजपा अपना भविष्य का राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष, अब ये कोई कांग्रेस तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थोड़ी है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। कहीं कांग्रेस में प्रियंका जी बनेगा, नहीं सोनिया जी बने, सोनिया जी नहीं, तो भाई बाडेरा जी भी आ गए। अच्छा नहीं, राहुल जी को आगे कर दो। सपा में कौन बनेगा, नहीं आदरणीय मुलायम सिंह जी, नहीं शिवपाल जी, रामगोपाल जी भी बहुत मिलनसार और अच्छे हैं, नहीं अखिलेश जी बनना चाहिए। अरे भाई धर्मेंद्र यादव जी भी तो बहुत प्रगतिशील है, ये चर्चा उनमें हो सकती है। तृणमूल में कौन, अरे भाई ममता जी का एक ही तो बेचारा भतीजा है, कर दो ना अभिषेक बनर्जी को। अरे क्या बात है, ये तो लालू जी के पास तो पूरी एक टीम बनी हुई क्रिकेट की।
किसी को भी ले आओ, होला घर से चाहिए। बीजेपी में कौन होगा? नहीं भाई, कोई नहीं, एक कोई कार्यकर्ता ही होगा। और वो कार्यकर्ता कहाँ से आ जाएगा? एक समर्पित कार्यकर्ता जरूर होगा, वो उसी को नेतृत्व मिलेगा। ये लोकतांत्रिक परंपराओं का संरक्षण करने वाला वो दल भारतीय जनता पार्टी है जिसने मूल्यों के आधार पर राजनीति करी है। और कब तक तय करें? समय के साथ होगा। अभी तो उपराष्ट्रपति चुनाव है, अभी मछली की आग तो उपराष्ट्रपति चुनाव है। उपचुनाव के बाद आपको नहीं, ये ऐसा मैं करने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। ये निर्णय केंद्र का है और केंद्र हर निर्णय सही समय पर और सही निर्णय लेता है। जैसे अखिलेश जी वाली बात जो आपने कही, तो अमित शाह जी ने संसद में ही कह दिया था कि अगले 2-3 दशकों तक वही पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। नहीं, वो का दल है, उनकी मेहनत से उन्होंने अपना दल बनाया है। उनके पूज्य पिताजी ने अपनी मेहनत से उसको खड़ा किया है, तो उनका अपना अधिकार है। उनकी व्यवस्था में उनकी पार्टी की प्रायोरिटी, उनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी ममता जी की अपनी आइडियोलॉजी है, लालू जी की अपनी आइडियोलॉजी है। उनकी आइडियोलॉजी परिवारवादी है, भाजपा की आइडियोलॉजी राष्ट्रवादी है, भाजपा की आइडियोलॉजी कार्यकर्तावादी है। तो हम कार्यकर्ता के आधार पर चयन करेंगे। तो इसीलिए तो लोग पूछ रहे हैं अध्यक्ष के लिए, क्योंकि पार्टी में आपके एक व्यक्ति 2 पद का सिद्धांत नहीं होता था। पार्टी का अध्यक्ष तय हो चुका है अवधेश जी, सभी जगह का। बस घोषणा जिस दिन हो जाए, तय है, एक कार्यकर्ता बनेगा। ये तय है ना, ये फिर क्यों पूछते तय नहीं हुआ? तय हो गया, एक कार्यकर्ता होगा। तो आपका भी नाम उत्तर प्रदेश में मैं अपने नाम, मैंने कहा ना, कहते हैं कि मैं अपने नाम बन सकते हैं। हम लोग ना किसी से दोस्ती, ना किसी से बैर, मेरी अपनी मंजिल और मेरी अपनी दौड़। 1-2 सवाल हम लोगों ने कुछ सोशल मीडिया पर जब बताया था कि आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, तो लोगों ने कुछ 2-3 सवाल पूछे थे। थोड़े क्रिटिकल इसलिए हैं कि चूंकि आपकी सरकार है, आप लोग पब्लिक के पास गए थे मैंडेट मांगने, आपने जाने कितनों की सभाएं की, यहाँ से लेकर के किस बीहड़ कुन्ने में, चंबल में, मेरठ में, कहाँ गए आप। और उस वक्त की राजनीतिक परिस्थितियाँ जिस तरह की थी, लोग ये कह रहे हैं कि माफियाओं के खिलाफ आपने एक्शन लिया और बड़े माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया। योगी जी की सरकार रिपीट हुई, 3 दशक बाद ऐसा हुआ जब बहुमत की सरकार रिपीट हुई। लेकिन उस बीच कई और ऐसे माफिया जो दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ। देखो, बीजेपी का जो पहला उद्देश्य है योगी जी का, अपराध को समाप्त करना है। और अपराध को अगर समाप्त नहीं कर रहा है कोई, तो वो अपराधी अपने आप से समाप्त हो जा रहा है। व्यक्ति को समाप्त करना ये उद्देश्य नहीं है, अपराध को समाप्त करना है। अगर किसी का कोई रिकॉर्ड खराब रहा होगा, किसी का, और अब वर्तमान 3-4-5 सालों से उसका वर्तमान सकारात्मक है, तो निश्चित रूप में उसको एक अवसर है, वो अपने को अच्छा सिद्ध करे। हाँ, गड़बड़ करेगा तो चाहे कोई होगा, वो बख्शा नहीं जाएगा। ये नीति सरकार की है। अब इस पर टिप्पणी वो अपने हिसाब से कोई कर सकता है, अपने हिसाब से आरोप लगा सकता है, लेकिन आरोप लगाने के पीछे उसको उस चीज़ को देखना होगा कि बहुत सारे दल में ऐसे हैं जो कभी बाहुबली रहे होंगे, लेकिन 5 साल से काम नहीं किया, उनको किसी ने टच नहीं किया होगा। हाँ, उनको अवसर है कि अपने को ठीक कर लो, और अगर कोई अपने को ठीक कर रहा है तो आबैल मुझे मारने वाली नहीं। हाँ, अगर उसने हिमाकत करी, चाहे वो किसी दल का हो, चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, योगी राज में बख्शा नहीं जाएगा। और एक और आरोप अफसरशाही को लेकर लगता है, वो आपके सहयोगी भी लगाते हैं और तमाम सारे दर्शकों ने भी पूछा है कि आप दिनेश जी से पूछे कि अफसरशाही पर क्यों नहीं लगाम लग रही, उनका प्रभाव क्यों बढ़ता जा रहा है। अब अगर लगाम नहीं होती तो परिणाम कहाँ से आते हैं? आज अपराध मुक्त हुआ है, लगाम लगी है ना। पहले पुलिस थाने जो है राजनीतिक दलों के कार्यालय थे, अब कार्यालय नहीं है, लगामी तो लगी ना। पहले ट्रांसफर पोस्टिंग एक धंधा था, अब धंधा नहीं है, लगाम लगी ना। पहले नकल एक उद्योग था, अब नहीं है, लगी है ना। तो अब कहीं पर हो सकता है कुछ शिकायतें, लेकिन अब शिकायतों का अंबार घट रहा है। एक आखिरी सवाल है, 2024 के लोकसभा चुनाव, जाहिर सी बात है आप जैसे कार्यकर्ता जिन्होंने उत्तर प्रदेश में फिर से संगठन खड़ा किया, उसके लिए निराशाजनक रहा होगा कि परिणाम उस तरह से नहीं आया जैसे आप लोग अपेक्षा कर रहे थे। पीडीए का इक्वेशन, उस समय मैं महाराष्ट्र का प्रभारी था जी, तो आपकी लोकसभा चुनाव में मैं नहीं था। हाँ, उत्तर प्रदेश में आप नहीं थे, आपको महाराष्ट्र का दायित्व दिया गया था। तो मेरा 22 में मैं था, 17 में मैं था, 19 में मैं था,
14 में। तो आप शुभ थे, इसीलिए तो सब कह रहे हैं कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाकर नहीं, ये बात मेरी ना कोई होड़ है, ना दौड़ है, ना कोई मेरी कहीं पर दावेदारी है, ना मेरी इच्छा है। मेरी इच्छा एक कार्यकर्ता बने रहने की है, उसको किसी विवाद में मत ले जाइए। मेरा सवाल पीडीए को लेकर के था कि पीडीए और आरक्षण ये कहा जा रहा है। कौन सा पीडीए है जिसमें पूजा पाल प्रताड़ित होती है? वो कौन सा पीडीए है जिसमें माफिया जो पति की हत्या कर दे उसके खिलाफ बोलने में पार्टी से निकाल दिया जाता है? कौन सा पीडीए है जिसमें धर्म के आधार पर अगर किसी त्यौहार को कोई कार्यकर्ता बना रहा है तो पार्टी को निकाल दिया जाता है? नहीं, ये स्वार्थ वाला पीडीए है, ये लोगों को पीड़ित करने वाला पीडीए है। तो कह रहे हैं 24 पीड़ित दल है। 24 से जो हुआ वो हम 27 में इससे भी आगे बढ़े। ये पीड़ित दल एसोसिएशन है। ये पीड़ित करने वाला लोगों को, पी से पीड़ित करने वाला, डी से दल और ए से एसोसिएशन। तो आप लोग तैयार हैं काउंटर करने के लिए 27 में? काउंटर की जरूरत ही नहीं, मैदान खाली पड़ा है। जनता आशान्वित है भाजपा के कार्यों से, विपक्ष के आचरण से निराश है। आपको लगता है कोई गुंजाइश है जहां पर कुछ और कोई ऐसी चीज जो आप लोगों ने सोचा था कि होनी चाहिए? देखिए, सुधार एक सतत चलने वाली प्रक्रिया का नाम है और हर व्यक्ति को लगातार सीखना भी चाहिए और लगातार परिवर्तन समय के अनुसार करना भी चाहिए। तो इसलिए आप ये कह दो कि कोई चीज़ है अब हम परिपक्व हो गए, सब पूरा सब खत्म हो गया, तो नहीं। आपके कार्यकर्ता, आपके सांसद, विधायक, मंत्री भी कई बार धरने पर बैठ जा रहे हैं, इनको क्या सुझाव देंगे? क्योंकि पार्टी तो बड़ी आपकी अनुशासन वाली पार्टी है। संवाद के दरवाजे सबसे ज़्यादा बीजेपी में खुले और कहीं ऐसी कोई प्रक्रिया आती है तो लोगों को अपने संगठन पे, अपने अध्यक्ष में, संगठन मंत्री, इन सबके सामने अपनी बात को रखना चाहिए। एक आखिरी आपके लिए कि अब आप चूँकि आप राज्यसभा लगातार दायित्व है आपका, तमाम सारी जगहों पर भ्रमण है आपका, तमाम सारी जगहों पर कार्यक्रम है, कार्यकर्ता को और देश को दिनेश शर्मा के भविष्य को लेकर के, उनको लेकर के भी बड़ा कौतूहल है। किसी को लगता है केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाएंगे, किसी को लगता है कि कोई तो भूमिका मिलेगी, क्योंकि वो एक वो आशीर्वाद भी याद आता है, वो लाल बत्ती वाला, वो जो आपके साथ जीवन भर चला है, तो सबको लगता है कि कुछ ना कुछ होगा। कौतूहल रहता है दिनेश शर्मा जी के लिए सबको लेकर। किसको होता है ये तो मैं नहीं जानता, आप कह रहे हो तो हो सकता है आप कभी झूठ कम बोलते हो, लेकिन मुझे ना तो कोई कौतूहल है, ना ही कोई अपेक्षा है। एक ही इच्छा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी के लिए काम कर सकूं। इस पार्टी ने बहुत कुछ मुझे दिया है, अब जितना ज़्यादा मैं दे सकूं उतना मैं प्रसन्न होगा। ये मेरी इच्छा भी है, महत्वाकांक्षा भी है। किसको क्या मिलता है ये मेरा विषय नहीं है। हमको ये मिलता है कार्यकर्ता का प्यार, ये मैं जानता हूँ। ये मंगलवार वाला संयोग फिर हो गया, तो किसी मंगलवार कोई विस्तार हो गया, किसी मंगलवार कोई घोषणा। आप लोग मंगलवार के 1 बजे राज्यसभा में जब पहली बार पहुंचा तो भी मंगल ही था। महापौर 2 बार मंगल था, पर्यटन चेयरमैन बना मंगल था, 3 बार युवा मोर्चा अध्यक्ष बना मंगल था, रीडर प्रोफेसर बना मंगल था। तो आप उसी मंगल को, मंगल तो आप ज्योतिषियों से पूछिए, इस समय भारत के उस पर लग्न में मंगल है, तो इससे सब कल्याण ही होगा, सब कल्याण, भारत का कल्याण निश्चित है, ये मैं जानता हूँ। तो हम और हमारे दर्शक भी आपके भी मंगल की कामना करते हैं। उसके साथ ब्रेकिंग ट्यूब पर आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? दिनेश शर्मा जी ने तमाम सारे मुद्दों पर आपके सामने राय रखी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें इंतजार रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।